अगर लैपटॉप चोरी हो जाए तो कैन आई ट्रैक माई लैपटॉप? ये कैपेबिलिटी डेवलप हो सकती है। अगर वो वाईफाई नेटवर्क के अंदर आया लैपटॉप तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, जियो लोकेट कर सकते हो। इज इनकॉग्निटो मोड और प्रिवेसी मोड से आपके सर्च हिस्ट्री में शायद नहीं आएगा, लेकिन गूगल को आपके अकाउंट की बेसिस पे शायद पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो। आजकल ना ये बहुत बढ़िया है कि अलाउ ऑल कुकीज। द मिनट यू अलाउ ऑल द कुकीज, तो लोग आपके कंटेंट कंजम्पशन बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं और आपको टारगेट कर सकते हो। लैपटॉप की बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाऊँ? अगर आप बैटरी को 3 साल 4 साल यूज कर रहे हो तो आपकी बैटरी डिग्रेड होती है, और जनरली ये जो डिग्रेडेशन होता है ना वो 80% से 100% के चार्जिंग में होता है। तो उस टाइम पर उस पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, हीटिंग सबसे ज्यादा होती है उसके अंदर, और उसमें कैपेसिटी लॉस होता है। तो लैपटॉप सिर्फ 80% तक चार्ज करना चाहिए। यस। टेल मी सबसे डेंजरस डिवाइस अगले 5 सालों में जो पॉसिबल है। आपकी इन्फॉर्मेशन को परमिशन के बिना कोई गलत तरीके से यूज कर काफी डेंजरस हो सकता है आपके लिए। आने वाले 10 सालों में लैपटॉप्स रेलेवेंट भी रहेंगे क्या? आगे चल के स्क्रीन ना रहे, आपके क्लासेस के अंदर स्क्रीन इंटीग्रेट हो जाए तो फॉर्म फैक्टर कुछ भी हो, अल्टीमेटली कंप्यूटिंग चलेगा। लैपटॉप अगर थिन करते हो तो डू यू सैक्रिफाइस ऑन सम फीचर्स? नहीं, लैपटॉप ड्यूरेबल भी होना चाहिए। इवन जो उसकी बॉडी है अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो थिन लैपटॉप आसानी से टूट सकता है। अभी हम लोग अपने एक्सपर्ट बुक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? टूट जाएगा, आवाज आई इसमें से कुछ देखते हैं। एक बड़ी कंपनी में हायर होने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होती है? बड़ी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कैसे करती है? और ग्लोबल एमएनसीज इंडिया के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स कैसे कस्टमाइज करती है? एंड कौन से ऐसे लैपटॉप्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? इन सब सवालों के आंसर्स देंगे हमारे आज के गेस्ट दिनेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट कमर्शियल पीसीज एंड स्मार्टफोन्स एसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अपार्ट फ्रॉम करियर एंड मार्केटिंग इनसाइट्स, आज हमने उनसे जाना कि लैपटॉप लेने से पहले कौन से 3 फीचर्स चेक करने चाहिए। 1 साल बाद लैपटॉप स्लो क्यों हो जाता है? क्या चार्जर पे लगाकर लैपटॉप चलाना सेफ है? और एआई के आने से लैपटॉप कैसे चेंज हो रहे हैं? ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि इस एपिसोड से आपने क्या सीखा। You worked in a lot of global companies, right? Almost every company you've worked with is a global company, right? ये लोग सब यूएस में ही बेचते हैं, चाइना में बेचते हैं, इंडिया में भी बेचते हैं, मल्टीपल अदर कंट्रीज में बेचते हैं, राइट? आपने आपके एक्सपीरियंस में आपके कॉलीग से क्या कॉन्वर्जेशन सुनी है या क्या नोटिस किया इन दीज कंपनीज कि इंडियंस को कुछ भी बेचना कैसे डिफरेंट है? यूएस में अलग है, चाइना में अलग है, इंडिया में अलग है, दैट वी ऑल अग्री विद, राइट? बट हाउ इज इट डिफरेंट? क्या है इंडियंस को क्यों बेचना अलग है? तो वो है कि इंडियन कस्टमर्स का जो डिमांड है, ओके, कंपेयर टू जो प्राइस वो लोग पे करते हैं, उसका जो रेशियो है ना सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। मतलब इन द सेंस कि इंडियन कस्टमर्स डिराइव द बेस्ट वैल्यू। तो वो एक सडनली वो पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है उनके लिए कि यहाँ पर तो लेट्स से यूएस में तो हम ये प्राइस ले सकते हैं, कोई और मार्केट में हम ये प्राइस इस प्रोडक्ट के ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में हमें से कम प्राइस पे रिलेटिवली बेचना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ब्रांड्स है जो ग्लोबली भले ही अपनी प्राइस मेंटेन कर रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में, लेकिन अगर आप देखोगे उनके ऑफर्स तो इंडिया में वो ज़्यादा ऑफर देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि राइट, बहुत कम ब्रांड्स ऐसे होंगे जो ऐसे मतलब ईजिली मैनेज कर पाएंगे अगर उनका प्रोडक्ट इंडिया के लिए कुछ एक्सटेंड तक कस्टमाइज नहीं है, बिकॉज यहाँ के ऑपरेटिंग कंडीशंस बहुत अलग है, यहाँ के सर्विस एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो एटलीस्ट लेट्स से मोबाइल कैटेगरी तो डिफरेंट है, बट लेट्स से अगर पीसी कैटेगरी ले लो या होम अप्लायंस कैटेगरी ले लो, एटलीस्ट 5 साल तक तो यूज़ करेंगे वो लोग। उस 5 साल के दौरान अगर कुछ भी इशू आता है तो आपके कंपोनेंट सर्विसेबल होने चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर पाए और पूरा प्रोडक्ट ही रिप्लेस करना पड़े उसकी वजह से। अगर वो हो गया तो बहुत बड़ा डिसोनेंस हो जाएगा आपके ब्रांड के ऊपर। प्लस आपको सर्विस सेटअप बहुत अच्छा चाहिए, बिकॉज आजकल क्या है कि लोगों को लगता है कि इंडिया बहुत इजी मार्केट है, यहाँ पे आ जाओ, आप ऑनलाइन पे चले जाओ, आपने ऑनलाइन पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, सबको पता चल गया, ऑनलाइन पे कस्टमर आ ही रहा है, वो सर्च करेगा, उस पर थोड़ी मार्केटिंग कर लो, अपने प्रोडक्ट को टॉप ऑफ द लाइन ले आओ और बेच दो। मगर खरीदने के बाद जब कोई प्रॉब्लम आएगा और वो कस्टमर 1 नहीं 10 कस्टमर्स को जाके बोलेगा कि ये कंपनी का सर्विस अच्छा नहीं है, तो सर्विस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इस्टेब्लिश करना पड़ता है वो नेक्स्ट लेवल पे करना पड़ता है। और बहुत बड़ी कंट्री है, 19,500 पिन कोड है, आपको 19,500 पिन कोड को सर्विस करना है।
तो 19,500 पिन कोड के लिए जब आप सर्विस बनाते हो, जब आप पूरा सेटअप करते हो और इतने सारे सर्विस सेंटर्स, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर चलते हो, तभी आप जाके इंडिया को सर्विस कर पाते हो. And when you service these clients or when you even sell it to these Yes. clients, online ज़्यादा important है और offline ज़्यादा important? दोनों. What is a bigger chunk अभी? Online ज़्यादा बिकता है, offline ज़्यादा Offline. बिकता है? Offline ज़्यादा बिकता है. Offline कितना ज़्यादा बड़ा बिकता होगा है. offline? सी ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो एटलीस्ट अगर मैं पीसी कैटेगरी की बात करूँ, तो पीसी कैटेगरी में ओवरऑल 2 पार्ट्स है, राइट? कंज्यूमर पार्ट और एक कमर्शियल पार्ट, राइट? तो कमर्शियल तो 95% अभी तक ऑफलाइन ही बिक रहा था. बट कंज्यूमर की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 35% ऑनलाइन बिकता था. ऑनलाइन बिक रहा है, लाइक 35 to 40% के बीच में वेरी करता है. 60-65% अभी भी offline. ऑफलाइन है, यस. So larger part आज भी इंडिया में offline ही माल बिकता है. करेक्ट. Okay. And metros versus tier 2 versus tier 3? बेसिकली जो स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है कस्टमर्स का वो अलग है, और जो मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स है, चैनल परचेज हैबिट्स है, वो भी अलग है. बाय द वे ऑनलाइन का पेनिट्रेशन अभी सब जगह है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी है. तो ऐसा नहीं है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ अभी ऑनलाइन नहीं लेती है, बिकॉज ये जो सारी ऑनलाइन कंपनीज है, एक तो ये काफ़ी प्रोडक्ट्स को वैल्यू फॉर मनी देते हैं, प्लस उनका रीच सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन का. आई थिंक ये प्रॉब्लम अभी से 6-7 साल पहले सॉल्व हो चुका है कि ऑनलाइन टियर 2 टियर 3 तक पहुँचेगा कि नहीं. बट ऑफकोर्स जो मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स है, मे बी वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, अभी भी वहाँ पर ट्रेडिशनल है, तो वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर, आउटडोर या टीवी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है अपने कम्युनिकेशन के लिए. वेयरएज मेट्रोज भी ज़्यादा डिजिटल कॉन्शियस हो गए, अभी ज़्यादा टाइम लोग फ़ोन देखते हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से अदर मीडियम्स. लाइक ट्रैवल भी करेंगे तो फ़ोन ही देखेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आउटडोर पे क्या लगा हुआ है. तो ऐसे चल रहा है. हाँ, ऐसे कोई नहीं चल रहा. करेक्ट, ऐसे कोई नहीं चल रहा. तो फोन एंड डिजिटल मीडिया बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, फॉर मेट्रोस. But tier 2 tier 3 में is TV still working? टीवी वर्क्स एवरीवेयर. Even today? तो टीवी इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, बिकॉज स्पेशली अगर आप मेल्स को टारगेट कर रहे हो तो आप न्यूज़, क्रिकेट, इन टाइप के कंटेंट को ज़्यादा देखोगे. आप फीमेल्स को टारगेट कर रहे हो तो जितने सोप्स चलते हैं हमारे यहाँ पे, आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे. जब आप मार्केटिंग प्लान करते हो तो लेट्स से अगर आप तमिलनाडु में प्लान कर रहे हो, तो क्या तमिल में मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है? कर्नाटका में कर रहे हो तो कन्नड़ा में, या केरला अगर में आप कर रहे हो तो रीजनल दूसरी language, अगर आप रीजनल जा रहे हो कोई ऐसे कैटेगरी में जहाँ पर आपको मास अडॉप्शन चाहिए, तो यस जी. No, for you as ASUS, Yes. it's a national wide product. Yes. ये आपके लिए तमिलनाडु is as important as गुजरात, Correct. as West Bengal, as Correct. Delhi, right? Correct. आपके लिए पैन इंडिया Correct. सब important. करेक्ट तो अगर आप दिल्ली में हिंदी में ऐड दिखाते हो, जी. तो डू यू थिंक सेम ऐड अब वो तमिलनाडु में दिखा सकते हो? नो. नहीं, अब सेम ऐड दिखा सकते हो आप, लेकिन उसे आपको लैंग्वेज में ट्रांसलेशन या डबिंग करना पड़ेगा. यू डू दैट? यस, वी डू दैट. एंड जो पोस्टर्स होते हैं उनमें भी यू हैव टू चेंज द यस, लैंग्वेज. यस, आप चेंज कर दोगे लैंग्वेज. दैट इज इंपॉर्टेंट. कभी That is आपने ऐसा important. ट्राई किया है कि सिर्फ इंग्लिश ही और हर जगह इंग्लिश चला के रखिए? अगर बहुत प्रीमियम सेगमेंट है जहाँ पर हमें लगता है कि इंग्लिश ऑडियंस कस्टमर जनरली इंग्लिश जानेगा, अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो फिर ठीक है. बट ओवरऑल अदरवाइज यस, यू हैव You टू have to do अडैप्ट. that. यू हैव टू अडैप्ट. हर जगह. एंड कितनी लैंग्वेजेस यू हैव टू प्ले? सी मेजरली अगर आप देखोगे ना, तो साउथ स्टेट्स में आपको 4 लैंग्वेजेस यूज करनी हाँ. पड़ती है. देन यू हैव अ लार्ज हिंदी बेल्ट, ओके, जहाँ पर हिंदी चल जाता है, भले अगर लोकल लैंग्वेज यूज हो रहा है, हिंदी या इंग्लिश चल जाता है, राइट. एंड देन देर आर सम अदर स्पेसिफिक मार्केट्स, लाइक वेस्ट बंगाल अलग हो गया, तो वहाँ पर आपको बंगाली चाहिए. वहाँ चाहिए बंगाली, वहाँ पे भी हिंदी नहीं समझते लोग. यस, नहीं, तो वहाँ पे आपको बंगाली आइडली चाहिए. हिंदी समझते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि हिंदी नहीं समझते होंगे, लेकिन अपील ब्रांड की बढ़ जाती है जब आप लोकलाइज करते हो तो. क्योंकि देर आर सदर्न स्टेट जहाँ पे हिंदी नहीं समझते. ट्रू. I've been there and I've tried to speak to a lot of locals. जी. स्पेशली थोड़े थोड़े अगर आप नीचे विलेजेस में जाओगे, गांव में जाओगे, उन लोग की परचेसिंग कैपेसिटी हाई है, बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे, बट दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट करेक्ट. until you speak their language और try to find some tutti-frutti English common ground. बिल्कुल सही है. So West Bengal is also important. So let's say 4 southern languages, then so it's like Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. Yes. ये चार, फिर बंगाली. And then when you want to actually go into, let's say, Maharashtra, so you know, like let's say Mumbai is very cosmopolitan, right? But apart from Mumbai, when you go to rest of Maharashtra, then you need Marathi. Gujarat में you need Gujarati. You need that. You need that. So आपने भी 5 languages तो हमने बात करी. Right. Then Hindi and English 7. Right. And then you say कि मराठी और गुजराती भी are that Right. important. Then you add. So that way, if you really want to, you know, like go to the masses, आपको masses तक जाना है और आपको सबको अपने
प्रोडक्ट और अपने प्रोपोजिशन के बारे में बताना है तो आपको go direct. उतने लैंग्वेजेस को फैक्टर करना पड़ेगा. अगर आप लेट्स से नया प्रोडक्ट की प्रेस रिलीज भी बनाते हो तो आप प्रेस रिलीज को लाइक मल्टीपल ट्रांसलेशंस के लिए भेजते हो, फिर वो रीजनल मीडिया को जो प्रेस रिलीज जाती है वो उनके लैंग्वेज में जाती है, तो फिर उतने ट्रांसलेशंस बनते हैं एक प्रेस रिलीज के और उसके बाद वो मीडिया में डिसेमिनेशन होता है उसका. एंड इज पंजाबी अ बिग थिंग एज वेल? आई थिंक वहाँ हिंदी इंग्लिश चल आई जाता थिंक हिंदी चल जाता है वहाँ पे पंजाब में. यस, बट 9 लैंग्वेजेस तो आपको मिनिमम कवर करनी ट्रू. होती है. दीज आर बिग स्टेट्स, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, परचेसिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है. एंड हैज इट एवर हैपेंड कि बिकॉज आपने लैंग्वेज नहीं टच करी, पीपल हैव फाउंड इट बैड फॉर यू एंड बी लाइक कोई एंटी वर्क, ये सब नहीं होता? आई डोंट थिंक सो पीपल विल फाइंड इट बैड, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं लिखी? इंग्लिश इज समथिंग जो इंडिया में यूनिवर्सली सब जगह पे चलता है. सारा कंटेंट हमारा सारे वेबसाइट्स वगैरह पे भी अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में ही है. तो आई थिंक इंग्लिश इज वन कॉमन थ्रेड अक्रॉस इंडिया. हिंदी इज ऑल्सो लाइक लार्जली देयर. तो बट या देन यू हैव टू अडैप्ट. इंटरेस्टिंग. जी. ओके, देन हाउ डू यू डिसाइड एंड डिफाइन योर मार्केटिंग? कैसे डिसाइड करते हो? लेट्स से मान लो आपने वाला एक प्रोडक्ट बना दिया, अब ये मार्केटिंग कौन डिसाइड करता है? द सीईओ की, ब्रांड मैनेजर की, आप की, कौन करता है ये सब? गुड क्वेश्चन. देखिए, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मार्केटिंग अगर आप बाद में डिसाइड कर रहे हो ना तो यू लॉस्ट द प्लॉट सिग्निफिकेंटली. मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हो, जब आप उसको डिसाइड करते हो कि हमें ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, उस टाइम से उसका जो मार्केटिंग अप्रोच है वो मोर और लेस क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि आप क्यों बना रहे हो प्रोडक्ट, किसके लिए बना रहे हो प्रोडक्ट, ये आके मार्केट में क्या डिफरेंस मेक करेगा, और फिर इसको किस तरीके से मार्केट करना है. लाइक अगर अभी हम लोग अपने एक्सपर्ट बुक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट, तो एक्सपर्ट बुक्स बनाया गया है, लेट्स से जो एक्सपर्ट बुक पी सीरीज है, इनको हमने लेट्स से लाया है एक नीड गैप फुलफिल करने के लिए मार्केट में, जो है स्मॉल प्रोफेशनल्स और स्मॉल बिजनेसेस को एक एंटरप्राइज ग्रेड का वरी फ्री एक्सपीरियंस जो मिलता है वो इनको भी मिले. अगर ये तय हो गया तो प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा, मतलब ये नीड गैप हम फुलफिल कर रहे हैं तो हम उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बिल्ड कर रहे हैं, ये नीड गैप को फुलफिल करने के लिए सर्विस में क्या क्या बिल्ड कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर प्लेटफॉर्म पे क्या क्या बिल्ड कर रहे हैं. एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया, फिर हमें रियलाइज हुआ नहीं बहुत कुछ है समझाने के लिए कस्टमर्स को. जब हमें पता चला कि बहुत कुछ है समझाने के लिए, तो क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, क्या एक न्यूज़पेपर ऐड या लेट्स से क्या एक 5 सेकंड का 30 सेकंड का टीवी कमर्शियल ये कम्युनिकेट कर पाएगा? तो ऑब्वियसली आंसर आता है नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपको कस्टमर को एक नया कॉन्सेप्ट समझाना है, उनको समझाना है कि क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक उनको पता ही नहीं है इसके बारे में. तो ऑब्वियसली फिर आप डिसाइड करते हो कि अच्छा, अगर मुझे ये क्यों समझाना है, मुझे वाई समझाना है, डिटेल में बताना है कस्टमर्स को, तो मुझे ऐसा मीडियम चूज करना पड़ेगा आज के डेट पे जो ये समझा पाए. तो कौन समझा पाएगा? ऑब्वियसली देन हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको लोग 10 मिनट के लिए सुनेंगे, बिकॉज 10 मिनट तो मिनिमम लगेगा ये समझाने के लिए कि ये है क्या. तो ऑब्वियसली फिर उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, मुझे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहिए, मुझे मीडिया के साथ काम करना चाहिए, बिकॉज लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, जो लोग पढ़ेंगे 5-10 मिनट और समझेंगे. फिर टेक इन्फ्लुएंसर्स या लेट्स से दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन अगर वो ऑथेंटिकेटली रिव्यू करते हैं, ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर एन एमएनसी. या क्या लोगों को अभी भी वो एमएनसी चार्म है कि बाहर का प्रोडक्ट है तो ज़्यादा अच्छा होगा? तो डू यू मेक श्योर कि मैं ऐसे ही प्रेजेंट करूँ अपने आप को कि मैं बाहर का प्रोडक्ट हूँ, मैं सुपीरियर हूँ? नॉट एट ऑल. और डू यू ट्राई टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज लोकल? जैसे एक टाइम तक ट्रेंड था कि अगर आप कपड़े की ब्रांड हो या ज्वेलरी की ब्रांड हो तो आप वाइट मॉडल्स लगाते हो तो ज़्यादा क्लिक्स आते हैं वर्सेस आप इंडियन मॉडल्स लगाओ. दैट वाज द ट्रेंड फॉर, इनफैक्ट इवन टुडे बहुत सारे फैशन ब्रांड्स बोलते हैं कि उन्हें वाइट मॉडल्स ही चाहिए क्योंकि उस पर क्लिक्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं. डज दैट वर्क फॉर यू टू मेक इट कि बाहर का लगना चाहिए ब्रांड? जी देखिए, हम लोग कहाँ पर भी अपने कोई भी कम्युनिकेशन में, ऑल्दो हम लोग टाइवानीज ब्रांड है, राइट, हम लोग कहाँ पर भी अपने कम्युनिकेशन में ये नहीं डालते कि हम टाइवानीज ब्रांड है, राइट. टोटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी जो इंडिया में है और जो हमारी लीडरशिप भी इंडिया में, लाइक मैं आपके सामने बैठा हूँ, राइट, तो पूरी की पूरी लाइक इंडियन थॉट प्रोसेस से काम करती है.
एंड हम लोग क्या कर रहे हैं कि, और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मल्टीनेशनल्स आज के डेट पे यही कर रहे हैं कि हम हमारी ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं. जो कुछ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, जो कुछ लाइक R&D एक्सपर्टीज है और स्केल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक्स में स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में अगर आपके पास स्केल नहीं होगा ग्लोबल लेवल का, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसके लिए काफ़ी इंडियन ब्रांड्स सर्वाइव नहीं कर पाते, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में मार्जिन है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में जो मार्जिन है काफ़ी कम है, एंड उसमें अगर आपका कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे. तो ऑथेंटिकली इंडिया के लिए काम होता है और इंडिया के तरफ से कम्युनिकेशन होता है. ऐसा कोई प्रकार का फीलिंग कस्टमर को हम नहीं देते कभी भी कि हम लोग कोई लाइक फॉरेन के ब्रांड है. एंड सब कुछ मेड फॉर इंडिया, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यू ऑल्सो स्पोक अबाउट कि जब आप लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तब टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स देखते हो. जी, क्या अभी टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स देख रहे हो आप एट दिस पॉइंट टुडे? तो अभी जो नया टेक्नोलॉजी ट्रेंड आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा. लाइक सबसे पहले जो भी अडॉप्शन चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, जैसे ChatGPT है फॉर एग्जांपल. तो अभी मुझे हाल ही में जापान ट्रिप करना था, एंड मेरे को ये एडवाइस दी गई थी कि वहाँ पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, आपको ट्रैवल एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, ना लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब बोला गया. बोला ठीक है. और कॉस्ट मिली मुझे एजेंसी से, काफ़ी हाई कॉस्ट मिली. मैं बोला वाई शुडंट आई ट्राई. तो फिर मैं लाइक ट्राई कर रहा था, कुछ दोस्तों से पूछना, कुछ कलीग से पूछना जो जापान में काम करते हैं. अभी सब बिजी है, ओके, अपने अपने लाइफ में, उनको टाइम नहीं है मेरे हॉलीडे के आइटनरी में मुझे मदद करने के लिए. तो आउट ऑफ शेयर थिंग मुझे स्ट्राइक हुआ, यार वाई शुडंट आई एक्चुअली, मेरे पास को पायलट है, सब है, मतलब सारी टेक्नोलॉजी पड़ी है, वाई शुडंट आई एक्चुअली स्टार्ट आस्किंग कि मेरे को अपनी ट्रिप कैसे प्लान करनी है टू AI. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे कि लेट्स से मैं टोक्यो में रह रहा हूँ, मुझे ये साइट्स विजिट करने हैं, प्लस मुझे यहाँ से टोक्यो से किसी और सिटी में ट्रैवल करना है. ओके, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी बेस्ट लोकेशन है रहने के लिए. इवन वो एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड एडवाइस कि कौन सी लोकेशन पे आपको रहना चाहिए, विच विल मेक योर ट्रैवल कन्वीनियंट टू मल्टीपल लोकेशंस जो आपको विजिट करना है टोक्यो में, AI ने बता दिया, लाइक ChatGPT ने बता दिया. तो AI का जो ये ट्रेंड है, ये डेफिनेटली बढ़ेगा अक्रॉस द बोर्ड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आज के डेट में. हर कंपनी अब AI पावर्ड फोन, AI पावर्ड लैपटॉप, AI पावर्ड दिस, AI पावर्ड दैट. राइट. डू यू थिंक इट्स अ रियल वेव? सबसे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप आज के डेट पे जब रिसर्च करते हैं तो आप कितना ज़्यादा ये AI टूल्स को यूज़ कर रहे हो कंपेयर टू रेगुलर सर्च? अब तो बहुत करता हूँ. आज ये रेशियो क्या होगा आपका? रेशियो क्या होगा? यही है अभी 100% यही है. मतलब 90% तो हो ही गया है, 10% होगी कोई और. सोचो इसका, और क्यों कर रहे हो आप AI? क्यों यूज़ कर रहे हो आप गूगल की सर्च? मच फास्टर एंड इट्स मच मोर पर्सनलाइज्ड. करेक्ट. आपको ऐसे लगता है कि आपका एक दोस्त है जिसको आप कोई सवाल पूछ रहे हो और वो आपको आंसर कर रहा है, करेक्ट, और वो बहुत स्मार्ट है, उसको सारी नॉलेज है. जब आप उससे कोई सवाल पूछते हो और फिर सवाल पे सवाल भी पूछते जाते हो, तो वो एक चेन ऑफ थॉट्स में आपको आंसर देता है. मतलब आपका चेन ऑफ थॉट कंटिन्यू कर रहा है, आप लॉजिकली बिल्डअप कर रहे हो अपने सवालों को. तो आज आप खुद देख सकते हो, आपके खुद की केस में आप 90% AI पे स्विच कर चुके हो, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन जानने के लिए. ट्रू. करेक्ट. इसका मतलब AI तो डेफिनेटली यूज केस बहुत पावरफुल है, राइट. तो आगे चल के डेफिनेटली गिवन द फैक्ट कि AI हमें हेल्प कर रहा है, हमारा एक सर्टन टास्क और एक सर्टन मेथड में जो पहले से बहुत बेहतर है, आप उसको अडॉप्ट करोगे, एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा AI अडॉप्ट करेगी. फिर आपको ये चाहिए कि वो एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करती है, आपको आउटपुट देने के लिए जो आपको AI से चाहिए, वो आपके डिवाइस पे ही हो. तो आपके डिवाइसेस को भी AI एनेबल्ड होना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा AI प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जिसे हम कंप्यूटर्स में न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू करते हैं. What does it mean? ओके, तो पहले क्या होता था कि आप जब प्रोसेसर लेते थे, लाइक लैपटॉप लेते थे कोई भी या कंप्यूटर लेते थे, तो वहाँ पर आपको उस प्रोसेसर के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते थे. एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बेसिकली जो मेथड यूज़ करता है कंप्यूट का, वो है सिक्वेंशियल कंप्यूट. और हर एक प्रोसेसर के अंदर एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है. ऐसा नहीं होता कि GPU मतलब आप एक NVIDIA का डिस्क्रीट GPU लोगे, तो उस प्रोसेसर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड GPU होता है जो सारे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की टास्क करता है, लाइक डिस्प्ले, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह. अभी एक थर्ड कंपोनेंट भी आ रहा है प्रोसेसर्स में आगे चल के, जो है NPU, जो है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट. ये जो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये
जो AI का कंप्यूट मेथोडोलॉजी है, जिसे कहते हैं हम मैट्रिक्स कंप्यूटेशन, ओके, ये मैट्रिक्स कंप्यूटेशन यूज़ करता है। और ये मैट्रिक्स कंप्यूट यूज़ कर ये बेसिकली AI को प्रोसेस करता है, जैसे कि AI फास्टर प्रोसेस हो और कम पावर कंज्यूम करे। बिकॉज जिस वे में AI काम करती है वो थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू रेगुलर सिक्वेंशियल कंप्यूट। सिंपल है, मतलब अगर आप आज के डेट पे अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आप अपने दिमाग में अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं रन करोगे, करेक्ट? आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर और आपके दिमाग में जो कोरिलेशन है मल्टीपल चीज़ों का, आप एक अप्रॉक्सीमेट लाइक अपने ओपिनियन पे आ जाओगे, करेक्ट? तो आपका इंटेलिजेंस उस तरीके से काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके इंटेलिजेंस को कॉपी कर रहा है। कुछ सालों में AI हमसे फास्टर कैलकुलेशन, कंप्यूट या बहुत सारे जो टास्क है जहाँ पर हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क लगाना पड़ता है, ओके, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आने के लिए या पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए, वो सारे एरियाज में तो AI डेफिनेटली हमसे बहुत फास्टर और आगे चला जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें आप, या लेट्स से अगर आप लाइक डेटा डालते हैं, आपको उसको एनालाइज करना है मल्टीपल तरीके से, कौन सा तरीका बेस्ट होगा, क्या इंसाइट्स आ रहे हैं उसमें से, क्या पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, वो सब तो AI बहुत ही फास्ट, हमसे ज़्यादा फास्ट लाइक कंप्यूट करके आउटकम्स दे पाएगा। सी यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ AI टेक्नोलॉजी, आप ये दिन भर पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो, काम करते हो उनके बीच में, राइट? टेल मी सबसे डेंजरस फीचर या डिवाइस अगले 5 सालों में जो पॉसिबल है। आपकी इंफॉर्मेशन को आपके परमिशन के बिना कोई गलत तरीके से यूज़ कर ले, काफ़ी डेंजरस हो सकता है आपके लिए। लाइक क्योंकि AI आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकता है, राइट, डिवाइस के ऊपर, और उसको प्रोसेस कर सकता है। तो सपोज अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए, आपके बिहाफ पे आंसर करना शुरू कर दे, लेट्स से राज चबारी को किसी ने ईमेल भेजा और उसका रिप्लाई चला गया राज चबारी के बिहाफ पे अपने आप ही, जो आपके लिए, आपके रेपुटेशन के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो ये लाइक दोज आर द काइंड ऑफ सिनेरियोज वी शुड सेफगार्ड अगेंस्ट। मतलब वो काफ़ी डेंजरस सिनेरियो हो सकता है सबके लिए। वैसी डिवाइसेस आ जाएंगी। देखिए, डिवाइस का काम है प्रोसेस करना, सॉफ्टवेयर का काम है उसको, उसके प्रोसेस को यूटिलाइज करना। तो अल्टीमेटली जो AI की एप्लीकेशंस है वो क्या करती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द डिवाइस। डिवाइस तो वही, हार्डवेयर तो वही करेगा जो सॉफ्टवेयर बोलेगा उसे करने के लिए। डू यू फील इंडियन मार्केट में आज जो सारे गेमर्स हैं, राइट, उनके पास टेक्नोलॉजी की वजह से गैप है, इसकी वजह से वो ग्लोबल लेवल पे नहीं जीत पाते? नहीं, बिकॉज ये गेम्स ग्लोबल है, ओके, और आज के डेट पे जो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो आपको वो गेम्स खेलने पे सपोर्ट कर सकती है, हर कैटेगरी की या बात कर ले। तो you think इंडिया में सारी जो अवेलेबल है फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, दे आर एट पार विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी? यस, आपके बजट के ऊपर है। अगर आप लाइक आज के डेट पे अगर वो ले रहा है तो इंडिया में भी वही लैपटॉप या वही फ़ोन अवेलेबल है जो आप लेकर उसको यूज़ कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वो एक गैप है। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा जो, अगर आप, क्योंकि अभी आप गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है गेमर्स के साथ काम करके, मैंने देखा है एकदम टॉप क्लास गेमर्स है हमारे पास इंडिया में, जो जिस टाइप का डेडिकेशन डाल रहे हैं लाइक अपने आप को मास्टर बनाने के लिए कि वो ग्लोबल टूर्नामेंट जीत पाए। अमेजिंग अमाउंट ऑफ एफर्ट और डेडिकेशन, मतलब एक प्रकार का जो डेडिकेशन क्रिकेट के लिए जाता है, उस प्रकार का डेडिकेशन वो गेम्स में डालते हैं आज के डेट पे। एंड देयरफॉर अगर आप देखोगे इंडियन गेमर्स भी काफ़ी ग्लोबल टूर्नामेंट्स, एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन स्पेस में, क्योंकि मैं खुद पर्सनली मोबाइल फ़ोन एज अ कैटेगरी और ROG फ़ोन वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, तो वहाँ पर तो मैंने क्लियरली देखा है कि लाइक इंडियन जो हमारी गेमिंग टीम्स है वो ग्लोबली टूर्नामेंट जीती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम्स आज के डेट पे एक्सेल नहीं कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। True. I have a lot of gamer friends. Right. Few of them, Anime, Scout, I'm sure Okay. you know. Yes, all correct. these I know people, Scout, I know Mortal. Kashvi, right? All of these people, and then Right. उनसे जब भी बात करो, उनकी लाइफ में गेमिंग ही सब कुछ है, and I love this about them. Correct. Like they are just obsessed. Correct. And they know क्या करना है, क्या नहीं करना है. It's amazing, and they always talk about हमको फ्यूचर में ये बिल्ड करना है, और वो बिल्ड जो करना है वो गेमिंग के अराउंड ही होता है. Correct. Anime specifically, he just talks about Correct. all of these things. Correct. So it's amazing. Correct. Do you think किसी और वे में टेक्नोलॉजी में या प्राइस में हमारे पास डिफरेंस है? लाइक चाइना में 25-30 हज़ार रुपये में एक हाई टेक लोग लैपटॉप खरीद लेते हैं, यहाँ पे नहीं होता उतना सस्ते में। वेल अगर मैं देखने को जाऊँ ना, तो इंडिया के अंदर जो, अगर मैं टैक्सेशन सिस्टम की बात करूँ लैपटॉप स्पेस में, तो 18% के टैक्सेस है। तो अगर चाइना के पास 2 छोटे एडवांटेजेस हो सकते हैं इन द सेंस कि अगर उनका
फ्रेट कॉस्ट कम हो हमसे, और दूसरा अगर उनका टैक्सेशन कम हो। बट अदरवाइज इंडिया में भी जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। बट हार्डवेयर वो लोग बनाते हैं तो उनका सस्ता है ना, सब मैन्युफैक्चरिंग सब वहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग भले वहीं पे हो, लेकिन डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आ सकता है, ओके, और टैक्सेशन का आ सकता है। ड्यूटीज़ का इधर इंडिया में बुला के कर बेचना अदर डिफिकल्ट होता है ना, पैसा होता है महंगा। जो ड्यूटीज़ है इंडिया में, एटलीस्ट जो पीसी एज अ कैटेगरी है, उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 0 है। तो केवल आप जीएसटी पे कर रहे हो 18% की। चाइना से इंपोर्ट करने पे 0 ड्यूटीज है जी। बट उन चाइनीज़ फ़ोन्स इंडिया में भी वहाँ से सस्ते में मिल जाते हैं और 50 तरीके के फीचर्स होते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे अभी सारी जो फ़ोन की मेजर कंपनीज है वो सब ग्लोबल है। करेक्ट। ऑफ कोर्स कुछ चाइनीज़ कंपनीज है जो फ़ोन्स में है, काफ़ी बड़ी है और इंडिया में भी ऑपरेट करती है। इनफैक्ट काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है उनका। तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी फ़ोन कंपनी से बात करोगे, वो लोग कहेंगे कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स इन द वर्ल्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से अगर आप बात करोगे तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इन द वर्ल्ड इज इंडिया। क्यों? यहाँ पर जो प्राइसिंग, जो कस्टमर वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, और जिस प्रकार की यहाँ पर कॉम्पिटिशन, बिकॉज वॉल्यूम बड़ा है एट द एंड ऑफ द डे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और आप केवल आज के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप लाइक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, राइट? अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव रहना ही पड़ता है। एक सर्टन लाइक आपको अपना बेस बिल्ड करना है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है, अगर आप टैक्सेशन का इम्पैक्ट निकाल तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं है इंडिया में। बट व्हाट्स द बिगेस्ट फियर ऑफ अ फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अ फोन ब्रांड आज इंडिया में? क्योंकि अगर आप फ़ोन का हिस्ट्री देखो अराउंड द वर्ल्ड, एक कंपनी आती है जो बहुत तहलका मचाती है, फिर वो गायब हो जाती है। लेट्स से नोकिया आया, दे कुडंट कीप अप, वो बाहर हो गए। ब्लैकबेरी आया, कुडंट कीप अप, बाहर हो गए। इंडिया में माइक्रोमैक्स, दे कुडंट कीप अप, अब दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग साइड पे वेरी गुड, बट कंज्यूमर फ़ोन से वो बाहर हो गए। 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसमें। एक तो आपने, अगर आप नोकिया और ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल लेंगे तो टेक्नोलॉजी, ओके, नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं अडॉप्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं लिया जो यूनिवर्सली अपील करे। सबसे बड़ी गलती वहाँ हो गई अगर आप देखोगे तो। और फिर नोकिया अक्वायर हो गया माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उन्होंने विंडोज़ ट्राई करा, विंडोज़ नहीं चला उस इकोसिस्टम में। एंड्रॉयड और iOS को एज मिल गई तो वो लोग दोनों आगे निकल गए। तो वो टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन गलती थी। करेक्ट। सेम में ब्लैकबेरी की भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन गलती थी। और इन दोनों को, आप नोकिया का भी जो एग्जाम्पल ले रहे हो, ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल ले रहे हो, दोनों के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम थे। नोकिया के पास सिम्बियन था, तो उसका रेजिस्टेंस था कि मैं एंड्रॉयड पे क्यों जाऊँ, मेरा सिम्बियन है, मैं अपना इकोसिस्टम क्यों तोड़ूं किसी और को अडॉप्ट करने के लिए, राइट? सेम वे अगर आप ब्लैकबेरी की बात करो, उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, उनका खुद का एक अप्रोच था। वो कीपैड के साथ क्वालिटी कीपैड के साथ फोन बेचते थे। पूरा जो माइग्रेशन हो गया वो टच पे हो गया। तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स हुए, अगर हमने उनको अडॉप्ट नहीं किया टाइम पर और हमने एम्ब्रेस नहीं किया तो हम आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, ओके, अगर आपने उसको, आप उसको, मतलब आपकी गलती नहीं है, मतलब कोई भी उसको रीड नहीं कर पाया exactly. कि वो ट्रांजिशन होगा कि नहीं। हाँ. लेकिन फिर आपके पास ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं थी उस टाइम पे, ग्लोबल मार्केट्स नहीं थे आपको बैक करने के लिए कि अगर आप इंडिया में वो नहीं बेच पाओगे तो कहाँ और बेच पाओगे। फिर आप अगर अटक गए उतने स्टॉक के साथ, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, जैसे मैंने कहा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, यहाँ पे इतने मार्जिन नहीं है। तो अगर आपका स्टॉक अटक गया और फिर आपको उस स्टॉक पे बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ा, तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सी आई एग्री विद दैट कि टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ नहीं पाए। बट हर कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती है ना, तो एक हर दिन एक क्वेश्चन होता है कि अगली टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये नया जो आया है वो फैड है कि एक्चुअली वो इतना बड़ा तूफान बन जाएगा दैट विल बिकम एंड्रॉयड। कभी पहले तो नहीं था ना। वहाँ पर उस कंपनी का जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का और जो विजन है वो बहुत मायने रखता है। बट नेक्स्ट, एंड एवरी कंपनी विद यू ऑल्सो, यू डोंट नो कि अगला बड़ा चीज़ है क्या। हो सकता है ये एंड्रॉयड ही हमेशा चलता रहे, हो सकता है 2 साल में कोई और आ जाए, कुछ और आ जाए और कुछ और बड़ा बन जाए। लाइक गूगल जो सर्च कमांड करता है दुनिया में, वो ChatGPT नहीं देख पाया। बिल्कुल सही बात है, वो नहीं देख पाया। आज आई वाज रीडिंग दिस स्टैट रिसेंटली कि कितने सारे गूगल के यूज़र्स हैं जो सालों से गूगल यूज़ कर रहे हैं,
उन्होंने गूगल क्रोम पे ही चैट जीपीटी का एक्सटेंशन करके माइग्रेट कर दिया, तो अब उनकी बेसिक चोर चैट पे हो रही है, समझ गया मैं। राइट? सो यू डोंट नो कब कौन सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा। आप इतनी बड़ी कंपनी गूगल होके भी आप नहीं कर सकते प्रेडिक्ट फ्यूचर में। ट्रू। तो व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर एज एसुस? फियर तो केवल एक ही रहेगा कि हम इसमें ज़्यादा गलतियां ना करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गलतियां कर दी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत ही क्या? अगर आप देखोगे तो हमने डेफिनेटली लाइक स्मार्टफोन पे एक बहुत बड़ा बेट लिया था, लेकिन फिर जिस प्रकार की चाइनीज़ कंपटीशन आ गई, राइट, केवल इंडियन ब्रांड्स के लिए नहीं, मैं कहूँगा केवल 2 ग्लोबल कंपनीज है जो उस कंपटीशन के ऑनस्लॉट को सह पाई। बाकी सब लोग काफ़ी कैटेगरीज के बाहर हो गए। लाइक अभी हमने समझ लिया कि हमें स्मार्टफोन्स के अंदर गेमिंग स्मार्टफोन्स पर फोकस करना चाहिए। वो हमारा फोर्टे है, जहाँ पर दूसरों को मैच करना हमें बहुत डिफिकल्ट है, तो हम उस पर फोकस करेंगे रादर देन गोइंग ऑल आउट सारे कैटेगरी सारे सेगमेंट्स के ऊपर। व्हाट वाज योर बिगेस्ट प्रोडक्ट फेलियर? तो लॉन्ग बैक हमने एक फ़ोन लॉन्च किया था, जब हमने आई एम सॉरी आई एम गोइंग बैक टू माई प्रीवियस कंपनी सैमसंग। ओके, तो हमने तभी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में लॉन्च करे थे। ओके, एक था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर और एक सैमसंग ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, बाड़ा। ओके, तो हमने एक गैलेक्सी सीरीज़ लॉन्च करी थी जो एंड्रॉयड पर है, फिर हमने एक वेव सीरीज़ लॉन्च करी थी जो बाड़ा इकोसिस्टम पर थी। तो बाड़ा हमारा इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम था, एंड्रॉयड जो है वो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो जो बाड़ा इकोसिस्टम के ऊपर फ़ोन्स थे वो बियॉन्ड अ पॉइंट वो इकोसिस्टम नहीं सस्टेन हो पाया। सारा जो इकोसिस्टम है वो गूगल पे सस्टेन हो गया। तो फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सैमसंग ने कॉल लिया कि हमें ये बाड़ा बेस्ड फ़ोन नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, हमें केवल एंड्रॉयड पे फोकस करना चाहिए। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ समटाइम्स कि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में जाते हो फिर वो नहीं चलती। एंड क्यों नहीं चला वो? क्योंकि वो इकोसिस्टम ही नहीं बना। हाँ, मतलब जो जितने ऐप डेवलपर्स गूगल ऐप आया लाइक, और जितना ऐप इकोसिस्टम गूगल पे बढ़ता गया, फिर एवरीथिंग वाज अबाउट ऐप इकोसिस्टम। कहाँ पर ऐप इकोसिस्टम ज़्यादा बढ़ा है तो कस्टमर्स ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। प्लस गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल ब्रांड्स मार्केट करने लग गए, फिर आप अगेन से टाइट जा रहे हो, तो फिर उसकी वजह से वो नहीं चला तभी। आने वाले 10 सालों में लैपटॉप्स रेलेवेंट भी रहेंगे क्या? अभी तक तो यही लग रहा है कि रेलेवेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, जब आपको कोई कंटेंट एनालाइज करना पड़ता है, तब आपको एक लैपटॉप चाहिए, करेक्ट? बिकॉज टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कंटेंट क्रिएशन का। डेफिनेटली एट प्रेजेंट ये जो सारा इंटीग्रेशन है, एक अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक कीबोर्ड है इंटीग्रेटेड, ओके, जिसको आप इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हो। आगे चल के हो सकता है कि कुछ और इनपुट मेथोडोलॉजी आ जाए। मे बी आपके स्क्रीन के सामने एक स्क्रीन ना रहे, मे बी आप एक आपके ग्लासेस के अंदर पूरा स्क्रीन इंटीग्रेट हो जाए। एग्जैक्टली। तो फॉर्म फैक्टर कुछ भी हो, अल्टीमेटली कंप्यूटिंग चलेगा। हैव यू सीन दैट डिवाइस? बहुत पहले देखी थी मैंने, MIT के स्टूडेंट थे प्रणव, हाँ, उन्होंने बनाई सिक्स्थ सेंस डिवाइस। हैव यू सीन दैट? ओके, नो सॉरी, आई एम नॉट। ओह, इट्स एन इनक्रेडिबल वीडियो। आई डोंट नो व्हाई आज तक डिवाइस बनी कि नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्या हुआ। ओके, मैंने he was an Indian student in MIT and उसका presentation which is insane, you should watch it. ओके, तो it's like a device, वो ऐसे इधर है, वो फ़ोन भी है, वो वॉच भी है, वो let's say chest device, और वो ही PC है। ओके, so it's like वो ऐसे उठा के ऐसे डाल देता है तो स्क्रीन सामने आ जाती है प्रोजेक्टर जैसे, then you can work. राइट, ऐसे हाथ देखेगा तो यहाँ पे फ़ोन बन जाता है and then you can call. वाओ, Like bunch of stuff and he did that and it was wild. Live demo है उसका। ओके, इंटरेस्टिंग। तो don't you think ऐसी कोई डिवाइस आ जाएगी which will make watch, phone and PC तीनों का इन जस्ट वन फॉर्म फैक्टर? सी, आज के डेट पे अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको वॉच नहीं चाहिए इन अ वे, राइट? आजकल वॉच के इसके लिए वॉच का नए यूजेस आ गए। लाइक अभी मतलब इट्स नॉट मोर ऑफ कीपिंग द टाइम। आज के डेट पे आप मेजर करते हो कि मेरी हार्ट बीट क्या है, मैंने कितने स्टेप चले हैं, इट्स ईदर स्टेटस और ह्यूमन डेटा। हाँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या है। अभी तो लाइक नेक्स्ट लेवल है कि भाई आप ब्लड प्रेशर उसमें मेजर एक्यूरेटली कर सकते हो कि नहीं, कार्डियोग्राम बनाना है वॉच कर सकती है, राइट? ECG कर सकती है। तो पॉइंट इज टुडे वॉच इज मच मोर बियॉन्ड, स्पेशली व्हेन कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑफ कोर्स कोई लग्जरी वॉच लेना चाहता है तो स्टेटस इट्स अ डिफरेंट अलग बात है। लेकिन मतलब मल्टीपल थिंग्स, अभी जैसे शायद आपने जो रिंग पहनी हुई है वो भी शायद इलेक्ट्रॉनिक रिंग लग रही है मुझे, करेक्ट? राइट। तो द पॉइंट इज कि अल्टीमेटली आप आज के डेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स पहन रहे हो, वेरेबल आप यूज़ कर रहे हो, उसके यूज़ केसेस बहुत अलग लेवल पे चले गए। मोर ऑफ हेल्थ
बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग, डेटा एंड इनसाइट्स, उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो. तो द पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेक इज कि यस, अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे एक ही डिवाइस यूज़ करना है आज के डेट पे, और उस एक पे ही चाहे मुझे थोड़ी कुछ इनकन्वीनियंसेस हो, लेकिन मुझे कैसे भी करके उस पर मैनेज करना है, पॉसिबल है. मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ़ोन पे भी बना सकता हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन मेरे लिए लैपटॉप पे बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट है. ओके, टुडे डू यू थिंक कि लैपटॉप ज़रूरी है? अगर आप लाइक जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, मतलब अगर आप कुछ लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कोडिंग करना है तो लैपटॉप ज़रूरी है. अगर आपको अपना बिजनेस रन करना है, जहाँ पर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रन करना है, अगर आपको ईमेल करस्पॉन्डेंस कंटिन्यूसली टाइप करके करना है, अगर आपको लाइक एनालिटिक्स करना है, आपको लेट्स से पावर पॉइंट यूज़ करना है, आपको कोई ऐसा सिस्टम यूज़ करना है जो अल्टीमेटली मल्टीपल सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड हो, तो काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक लैपटॉप बहुत ज़रूरी है. बट ओके, एक स्टूडेंट लैपटॉप या रेगुलर फन यूज लैपटॉप और प्रोफेशनल लैपटॉप में डिफरेंस क्या होगा? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. कोई भी प्रोफेशन ले लो, कंप्यूटर यूज़ हो ही रहा है. कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जिसने ह्यूमैनिटी चेंज कर ली है. आपने खुद लाइक अल्टीमेटली बिल गेट्स का लाइक पॉडकास्ट किया था, एंड वहाँ पर ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है, राइट? तो बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आप कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हो आज अपने काम के लिए, तो जब आप काम कर रहे हो तो आप लैपटॉप को 8 से 10 घंटे एक दिन में यूज़ कर रहे हो. आप स्क्रीन को उतना समय देख रहे हो, आप कीबोर्ड को उतना टाइप कर रहे हो, करेक्ट? आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी बैटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही अलग है. आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, साथ में बैटरी भी चाहिए. बहुत ज़्यादा गेमिंग टाइप एक्सेस परफॉर्मेंस हो गया तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, कितनी भी बड़ी हो, करेक्ट? तो आपको एक बैलेंस चाहिए अलग टाइप का. ओके, आपको पोर्ट चाहिए, आप जा रहे हो प्रेजेंटेशन करने के लिए. ओके, आपको चार्जिंग फैसिलिटी बेटर प्रकार की चाहिए, क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तब अगर आपका लेट्स से आपको किस प्रकार का चार्जर मिलना चाहिए, लाइक जैसे कि आपके लिए चार्जिंग ईजी हो जाए. ओके, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा लैपटॉप यूज़ करना ज़्यादा समय के लिए. तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत ही अलग है कंपेयर टू अ स्टूडेंट और अ गेमर. एंड इसलिए अगर आप एक बिजनेस कस्टमर लेते हो, एक स्मॉल बिजनेस लेते हो, या लेट्स से उसके अंदर जिस प्रकार से लैपटॉप स्टार्टिंग से फंडामेंटली डिज़ाइन होता है वही अलग है. एक गेमर के लिए हाई रिफ्रेश रेट बहुत ज़रूरी है. ओके, मगर एक बिजनेस वाले के लिए मे बी वो बोलेगा नहीं, मुझे थोड़े लो रिफ्रेश रेट चाहिए, नहीं तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा बैटरी का. रिफ्रेश रेट मतलब 1 सेकंड में आपकी स्क्रीन कितने बार रिफ्रेश हो रही है. तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा रिफ्रेश होगी उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा. तो आपके लिए भाई 60 हर्ट्ज पे भी आपको वही दिख रहा है, आप एक ही डॉक्यूमेंट एक टाइम पे देख रहे हो. आपके लिए मूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भाई, कि मतलब लाइक वो कहाँ से आ रहा है मुझे शूट करने के लिए, कहाँ से गोली आ रही है, वो सब देखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए. तो आपको उतनी रिफ्रेश रेट नहीं चाहिए. आपके लिए अगर आपको मैं रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले दे दूँ और आप ऑफिस में बैठे हो, आपके ऊपर लाइट चल रही है एकदम ब्राइट, बिकॉज ब्राइट ऑफिस में ब्राइट लाइट्स के अंदर बैठते हैं, डिम करके तो नहीं बैठते, राइट? तो फिर उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे आइज़ के ऊपर, वो मुझे मेरे आइज़ पे बैक एंड पे स्ट्रेन डाल रहा है. तो मुझे एंटी ग्लेयर डिस्प्ले चाहिए, मुझे रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले नहीं चाहिए. मे बी जब आप लाइक रेगुलर लैपटॉप तो सुंदर दिखता है बहुत रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले लेते समय. ओके, मगर बिजनेस के लिए आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी अलग लेवल की चाहिए. आप मुझे बताइए कि आपका डेटा कितना प्रेशियस है राज? सिर्फ डेटा ही प्रेशियस है, बाकी कुछ भी नहीं. तो अगर मैं एक सिंपल सवाल पूछूं आपसे अगेन, ओके, आपका लैपटॉप XYZ कॉस्ट करता होगा, करेक्ट? आपके डेटा के ऊपर अगर आपको प्राइस डालना है, आप कितना डालोगे? मैं डाल नहीं सकता, मतलब प्राइसलेस है. हाँ. तो ये जो आंसर है ना, ये मुझे ऑलमोस्ट सारे बिजनेस यूजर से मिलता है कि अगर मैं आपसे लाइक लैपटॉप की कॉस्ट आपकी है, आपकी डेटा की कॉस्ट क्या है? अब उस डेटा को अगर मैं कहूँ कि अगर आप लाइक ये वाला बिजनेस लैपटॉप लेते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है उस डेटा का रिलेटिवली. अल्टीमेटली सब कुछ रिलेटिव है, तो फिर आप क्या लेना चाहोगे? अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने वाला लैपटॉप लेना चाहोगे जो ज़्यादा अच्छे से उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, या जो कम अच्छे से प्रोटेक्ट ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करना मतलब क्या होता है? देखिए, ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करना मतलब आपके डेटा का कोई दुरुपयोग ना कर सके, आपके लैपटॉप को हैक ना कर सके आसानी से. अगर आपका लैपटॉप कभी गुम जाता है तो वो डेटा को इजीली एक्सेस नहीं कर सके. ओके, वो डेटा का प्रोटेक्शन होता है. आपको डेटा का बैकअप भी लेना एक प्रोटेक्शन होता है. ओके, तो आपको दूसरा डेटा का एक्सपांशन आसानी से हो सके,
आपके पास लेट्स से लैपटॉप है, आपके अंदर उसके अंदर एक ही आपकी ड्राइव है, चाहे SSD हो चाहे हार्ड डिस्क हो, वो फुल हो गई। उसके बाद अगर आपको रिप्लेस करना है, आपने रिप्लेस कर दिया, अभी उसके ऊपर गारंटी है क्या? जो आप नया डाल रहे हो वो किसी और की गारंटी हो सकती है। फिर आप दो लोगों के पीछे भाग रहे हो। एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर, अगर लैपटॉप में कुछ गलत हो गया, एक वो ड्राइव मैन्युफैक्चरर जिसने आपको एक SSD दी, आप उसके पीछे भाग रहे हो। अगर SSD में कल को कुछ हो गया तो आपको काम करने का पे फोकस करना है कि ये सब करने पे फोकस करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी भी मैटर करती है। तो बेसिकली जब आप एक पर्टिकुलर टाइप के यूज़र हो, राइट, तो आपको वो टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए जो आपके यूज़ केस के लिए सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट हो। एक गेमर को नॉर्मल लैपटॉप पे मज़ा नहीं आएगा। एक प्रोफेशनल को अगर मैंने गेमिंग लैपटॉप दे दिया, वो बोलेगा भाई ये तो इतना भारी है, क्योंकि उसके अंदर GPU भी है, उसके अंदर बड़ी बैटरी भी है। अरे भाई मतलब परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भारी लैपटॉप लेकर मैं जाऊँ कहाँ? और अगर गेमर लेगा, बोलेगा बॉस मुझे तो जितना बड़ा स्क्रीन उतना अच्छा। ओके, ये बोलेगा बॉस मुझे लाइट वेट और परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ उतना अच्छा। तो आप जिस टाइप के यूज़र हो ना, उस पर डिपेंड करता है। You pointed out something and about lightweight and heavyweight. Yes. Okay. And मेरे पास बहुत सारे basic questions हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं. Sure. I'll ask you one by one. Sure. First is laptop सब sell करते हैं कि thinnest laptop, पतला laptop, all of that, different ways, lightweight. Yes. तो laptop अगर thin करते हो तो क्या do you sacrifice on some features? नहीं, डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है लैपटॉप्स के ऊपर कि आप हाई परफॉर्मेंस थिन लैपटॉप्स पे भी दे सकते हो। बट मैं फैन वगैरह कुछ तो सैक्रिफाइस करते होगे। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे थिनेस्ट लैपटॉप के अंदर 2 फैन है। तो ज्यादा दो गर्म फैन होते होंगे क्या? 2 फैन है। नहीं, बट वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। नहीं, कुछ तो होता होगा, लाइक व्हाई? तो 2 फैन का एडवांटेज क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल थिनेस्ट लैपटॉप के अंदर, राइट, तो लेट्स से अगर आपकी कुछ ऐसी टास्क है, ओके, जहाँ पर प्रोसेसर ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो छोटा फैन काम कर सकता है, वो कम पावर कंज्यूम करेगा। ओके, जहाँ पर आपने परफॉर्मेंस बढ़ाया, प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा हीट हुआ, आपने दोनों साथ में काम करके जल्दी कूल कर लेंगे, तो द नंबर ऑफ टाइम्स जो फैन को रोटेट करना है वही कम होता है। तो आप सोचोगे कि 2 डालने के बाद आपकी बैटरी लाइफ उल्टा कम होगी, ऑपोजिट इफेक्ट आता है, आपकी बैटरी लाइफ एक्चुअली बढ़ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो ये पूरा सब लैपटॉप थिन क्यों नहीं होते? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा थिन लैपटॉप बनाना चाहते हो तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। ओके, तो फिर उसके हिसाब से फिर आपको, और जो उसके मटेरियल्स है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप थिन बनाना है, एट द सेम टाइम वो लैपटॉप ड्यूरेबल भी होना चाहिए। थिन बना दिया मैंने, अगर उसका जो इवन जो उसकी बॉडी है, जो उसका अलॉय है जिससे वो बनता है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो थिन लैपटॉप आसानी से टूट सकता है। करेक्ट, उसके मतलब थिन लैपटॉप को आप यूज़ कर रहे हो राइट हाथ, मतलब तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप उसमें उस प्रकार के अलॉयज़ यूज़ करते हो उसकी बॉडी बनाने के लिए, उस प्रकार के इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हो, यूज़ करते हो उसको थिन रखने के लिए, साथ में आपको थर्मल्स भी चाहिए एफिशिएंसी के लिए, तो फिर वो सब टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी हो जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। यस, भाई कोई सैक्रिफाइस नहीं होता फॉर द लुक्स। समटाइम्स अगर आप बहुत ही स्लिम लैपटॉप लेते हो तो मे बी उसके अंदर इंटीग्रेटेड रैम हो। ओके, एंड क्या फ़र्क पड़ता है? इंटीग्रेटेड रैम मतलब आपके मदरबोर्ड के ऊपर रैम इनबिल्ट है। जनरली जब कंपनी डालती है तो ज़्यादा ही रैम डाल देती है, तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर इंटीग्रेटेड रैम है तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। मगर खैर आपके पास रैम उतना होगा कि शायद आपके यूसेज के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो 2-4 साल यूज़ कर रहे हो उस रैम को अपग्रेड करने के लिए। यू देन ऑल्सो स्पोक अबाउट सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। जी, राइट, कि एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, या प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैपटॉप चोरी हो जाए तो कैन आई ट्रैक माई लैपटॉप? ये कैपेबिलिटी डेवलप हो सकती है, पॉसिबिलिटी है 100%। ओके, आप बट उसके लिए कुछ सिक्योरिटी एजेंट्स ऐसे चाहिए जो आपके लैपटॉप में रहेंगे एंड कोई निकाल नहीं सकता। एंड एट द सेम टाइम अगर वो वाईफाई नेटवर्क के अंदर आया लैपटॉप तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, जियो लोकेट कर सकते हो। बट बिना वाईफाई नेटवर्क के नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर नहीं, बिल्ट इन GPS लैपटॉप के अंदर होता भी है, लेकिन आपको बेसिकली अल्टीमेटली वो लोकेशन कम्युनिकेट करने के लिए कोई तो सिग्नल चाहिए। हाँ, कोई तो जरिया चाहिए ना इंटरनेट का। और या तो अगर आपके पास मोबाइल इंटरनेट हो, लैपटॉप के अंदर सिम कार्ड हो तो आप कर सकते हो। अगर सिम कार्ड नहीं है, जो जनरली लैपटॉप्स में सिम कार्ड नहीं रहता, राइट, बिकॉज लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं आज के डेट पे तैतर करने के लिए, तो जब वो वाईफाई नेटवर्क के अंदर आएगा तो वो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स लेकर ट्रांसमिट कर सकता है, बिकॉज उसको डेटा चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए अपना लोकेशन कोऑर्डिनेट। एंड बहुत सारी कंपनीज कंट्रोल करती है लैपटॉप को।
हाउ इज दैट पॉसिबल? सो जनरली जो कंपनीज लैपटॉप को कंट्रोल करना चाहती है वो विंडोज़ का प्रो वर्जन लेती है. उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है. उस विंडोज़ प्रो वर्जन के अंदर एक बैकएंड पे कंसोल आता है, तो सारे डिवाइसेस उस डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट होते हैं. ओके एंड फिर उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर पॉलिसी सेट होती है कि इस लैपटॉप पे आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो. और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कस्टमाइज्ड वर्जन, लाइक अगर आप विंडोज समझते हो, लाइक विंडोज़ कॉर्पोरेट्स के लिए उनको कस्टमाइज करने देता है काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ को, कि उसके अंदर क्या एप्लीकेशंस होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए. तो उसे मतलब जो टेक्निकल टर्म उसके लिए यूज़ होता है उसे कहते हैं कस्टम इमेज. तो वो कस्टम इमेज आप फिर सारे लैपटॉप्स में इंस्टॉल करते हो जो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, और आपकी जो कंपनी की सारी पॉलिसीज़ है उस पर्टिकुलर लैपटॉप में वो एक्टिवेट हो जाती है. ओके. उस प्रकार से फिर वो जो पर्सन यूज़ करता है उस लैपटॉप को वो कुछ कर पाता है कुछ नहीं कर पाता. Is incognito mode or privacy mode safe? किसी को नहीं पता चलता. What do you search there? See, incognito mode, well, I'm not an expert first of all in that particular area, लेकिन जितना मुझे पता है कि आपके सर्च हिस्ट्री में शायद नहीं आएगा, लेकिन गूगल को आपके अकाउंट की बेसिस पे शायद पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो. Okay. जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है बेसिक इसके बारे में. Okay. And आजकल ना ये बहुत बढ़िया है कि allow all cookies. हाँ. आप जिस भी वेबसाइट पे जाते हो लैपटॉप के थ्रू, फोन के थ्रू, they ask you reject all or allow. क्या होता है अगर मैं क्लिक करता हूँ allow all cookies? तो द मिनट यू अलाउ ऑल द कुकीज, आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं जो रेलेवेंट होता है, बिकॉज कुकी सब कुछ नहीं अलाउ करता, बट बेसिकली फिर उन लोग आपके एडवर्टाइजिंग कंजम्पशन बिहेवियर को, कंटेंट कंजम्पशन बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं और आपको टारगेट कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग के लिए डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे वांट टू डू इट. सो ट्रैकिंग परमिशन दे रहा हूँ. करेक्ट. नाउ यू आर लैपटॉप एक्सपर्ट, तो मैं लैपटॉप के क्वेश्चंस पूछता हूँ जो बेसिक लोगों के हैं. Yes. ठीक है. वन इज चार्जिंग. लैपटॉप की बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाऊँ मैं? तो पहले तो आपको ये देखना है अल्टीमेटली उसका जो अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, एक तो आपका सिस्टम किस प्रकार का है. ओके. अगर आपका गेमिंग सिस्टम है भले आपकी ज़्यादा बैटरी भी होगी क्योंकि वो GPU भी रन कर रहा है, CPU भी रन कर रहा है, थर्मल्स भी रन कर रहा है, 2 फैन रन कर रहा है, बड़ा डिस्प्ले रन कर रहा है, रिफ्रेश रेट उसका बहुत ही फास्ट है, तो बैटरी जल्दी ख़त्म होगी. करेक्ट. अगर आप बिजनेस लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो अगर आप एक जितना आपको ज़्यादा mAh मिलता है, वॉट आवर्स मिलता है, ओके, बैटरी का, एक्चुअली वॉट आवर्स टिपिकली कंप्यूटर्स में वॉट आवर्स यूज़ होता है, mAh मोबाइल में यूज़ होता है. तो जितना आपको ज़्यादा वॉट आवर्स मिलता है बैटरी का, उतना ज़्यादा आपकी बैटरी एक चार्ज पर सेम कॉन्फ़िगरेशन पर सेम टाइप के यूसेज पर चल सकती है. तो आपको देखना है कि मेरे लैपटॉप का वेट और मेरे लैपटॉप की बैटरी में कैसे बैलेंस करूँ. ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी मेरे एक्सेप्टेबल लैपटॉप के वेट के नॉर्म में हो तो मेरे लिए बेहतर है. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि अगर आप बैटरी को 3 साल 4 साल यूज़ कर रहे हो तो आपकी बैटरी डिग्रेड होती है हर चार्ज रिचार्ज के ऊपर. और जनरली ये जो डिग्रेडेशन होता है ना वो 80% से 100% के चार्जिंग में होता है. मतलब अगर सपोज आपने जब लैपटॉप लिया, आपकी 50 वॉट आवर की बैटरी थी, 3 साल के यूसेज के बाद वो 80% पे चली जाएगी समझो. तो मतलब वो 50 की हो गई 40. करेक्ट. तो 3 साल के बाद मे बी आपके पास 40 वॉट आवर का ही वो परफॉर्म कर रही है. तो लैपटॉप सिर्फ 80% तक चार्ज करना चाहिए. यस. अगर आप टेबल पे बैठे हुए हो और आप अपने लैपटॉप को कंटिन्यूसली लोग जो करते हैं चार्ज करके लगा देते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, तो तभी अगर आपके लैपटॉप में ये कैपेबिलिटी हो, लाइक एसुस के लैपटॉप में तो डेफिनेटली है कि आप उसके अंदर बैटरी केयर मोड को अगर ऑन कर दोगे तो वो केवल 80% तक चार्ज करेगा. ओके. एंड द गुड पार्ट कि जब आप रीस्टार्ट करते हो अपना लैपटॉप वो पूछता है कि शैल आई कीप इट एट बैटरी केयर मोड 80% और शैल आई स्विच टू फुल पावर. तो आपको वो रिमाइंडर भी देता है कि देखो आप 80% तक चार्ज कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो आप 100% तक चार्ज कर लो, तो आपको ट्रैवल के टाइम पे ज़्यादा बेटर बैटरी मिलेगी. लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली उसको प्लग इन करके रखने वाले हो तो आप बैटरी केयर मोड ऑन कर दो. माई एसूस करके एक ऐप आती है, आप उसके अंदर बैटरी केयर मोड ऑन कर लो और आपकी जो बैटरी है फिर वो 80% तक ही चार्ज होगी और उससे आपको जो कैपेसिटी रिटेंशन मिलेगा लॉन्ग टर्म में बेहतर मिलेगा. Is it safe to use laptop while charging? टोटली सेफ है. Okay. And overnight चार्ज करके छोड़ देते हैं लोग? कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ऑफ कोर्स लाइक अगर आप 100% तक चार्ज पे रखा है आपने और कंटिन्यूसली आपका चार्जर प्लग्ड इन है, अगर कोई रिसोर्स नहीं यूज़ हो रहा है, आपका बैटरी ऑफ है, लाइक अगर आपका लैपटॉप ऑफ है तो टिपिकली वो वैसे भी 100% पे चार्ज होने के बाद शायद चार्जिंग रोक लेगा, उसके बाद आपकी बैटरी सेफ है. लेकिन अगर आपका कोई टास्क अंदर ऑन है, वो 100% तक गया, फिर 5% बैटरी कम हो गई, फिर वो रिचार्ज साइकिल में जाएगा. That's bad. तो डिपेंड्स. अगर आप
मेरे तरह तो मैं तो कभी लैपटॉप कंप्लीटली स्विच ऑफ नहीं करता, मेरा टास्क ऑन ही रहता है. सेम. तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आई विल अवॉइड डूइंग दैट. लैपटॉप पे अगर बहुत सारे टास्क और टैब्स ओपन हो तो क्या वो लैपटॉप को स्लो कर देता है? डिपेंड्स आपके लैपटॉप के ऊपर. अगर आपका रैम काफ़ी है, प्रोसेसर अच्छा है, तो स्लो नहीं होता. फिर वही तो बेन है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम वही डिलीवर कर रहे हैं. एक टाइम में मेरे से 50 टैब्स खुले होते. करेक्ट. लाइक एटलीस्ट मिनिमम ऑन द वर्स्ट डे 15 टैब्स होंगे. तो लेट अस एक्चुअली गो वन बाय वन. लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, क्योंकि आप अभी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो. तो जब आप लैपटॉप लेते हो ना, तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो परफॉर्मेंस को रन करती है. मैं हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. सबसे पहले तो उसका प्रोसेसर. और प्रोसेसर के अंदर है ना, आप टिपिकली काफ़ी लोग समझते हैं केवल i3, i5, i7 इस प्रकार से, या R3, R5, R7 डिपेंडिंग आप AMD ले रहे हो, इंटेल ले रहे हो. केवल वो नहीं देखना चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि वो जनरेशन कौन सा है, लेटेस्ट जनरेशन है कि नहीं. बिकॉज ओवरऑल लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर जनरेशन होते हैं, लाइक आज 13th वगैरह वगैरह वगैरह. तो आपको जनरेशन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका आपका जब प्रोसेसर आप देखते हो तो उसमें CPU GPU दोनों साथ में आ गया. उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम आते हैं. ओके. तो उसमें जनरेशन है, लाइक आज के डेट पे लेटेस्ट है DDR5. उसके अंदर भी फिर कुछ वेरिएंट्स है जैसे DDR5X. तो अल्टीमेटली लाइक जो रैम करता है वो बेसिकली उसकी जो स्पीड होती है वो मैटर करती है. तो उसमें आपको देखना है कि कितने मेगा ट्रांसफर्स पर सेकेंड या कितने हर्ट्ज पर वो रैम ऑपरेट करता है. Okay. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर DDR5 है तो वो 5200 to 5600 पे काम करेगा. DDR4 है तो वो मे बी लाइक 3500-3600 पे काम करेगा. तो ऑब्वियसली रैम के स्पीड से आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है. थर्ड है आपका स्टोरेज. अल्टीमेटली डेटा वहाँ से रीड होगा, डेटा वहाँ पे राइट होगा. जितना फास्ट स्टोरेज उतना आपका परफॉर्मेंस फास्ट होगा. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्मल्स. अगर आपका थर्मल, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, एक लैपटॉप, एक प्रोसेसर एक ह्यूमन बॉडी की तरह है. अगर आप उसको ज़्यादा फास्ट भगाओगे गर्म होगा. और फिर उसके अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, उसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको बचाने के लिए, जो उसको ठंडा करने के लिए बोलता है भाई स्लो हो जा. तो अगर आपको चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली लाइक अच्छा रहे, तो आपको लैपटॉप के जो थर्मल्स है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए. तो ये आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को इम्पैक्ट करता है. ऑफकोर्स अगर आप मल्टीटास्क करो और स्पेशली आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपका वीडियोस ओपन होगा, आपके वीडियोस आपके लैपटॉप पे होंगे, तो आपको प्रोसेसिंग भी अच्छा चाहिए, GPU भी अच्छा चाहिए और रैम भी अच्छा चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल रहे हो, अभी डिपेंड करता है, लाइक अगर मैं अपनी एक्सेल फाइल्स खोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना MB होगा, 200-250 MB. आप वीडियो खोलोगे 2 GB, राइट. तो मेरा लैपटॉप ना मुझे इसी की वजह से बहुत बार बंद करना, बिकॉज इट गेट्स हैंग्ड. Asus है? नहीं. समवन लाइक मी जो बिल्कुल ही लैपटॉप को एक्सप्लॉइट करते हैं परफॉर्मेंस बाय जस्ट ओपनिंग 5000 टैब्स. करेक्ट. वो लोग क्या करना चाहिए? डू यू थिंक वी शुड रिड्यूस आवर वर्कलोड? नो, मतलब द जॉब दैट इज नॉट योर जॉब. यू आर अ यूजर. आप जो करना चाहते हो, लैपटॉप उस प्रकार का होना चाहिए जो आपको करने दे. तो अगर आप इतने मल्टीटास्किंग और हैवी फाइल्स के यूज़र हो, तो ऑब्वियसली आपके लैपटॉप के अंदर रैम, GPU और CPU ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने चाहिए. जैसे कि आपको ये जो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है. एंड ऑब्वियसली थर्मल्स अच्छे होने चाहिए. बिकॉज अगर आप लाइक उसको पुश करो, स्पेशली जब आप अगर सपोज आपका वीडियो एडिटिंग भी चालू है और आप साथ में रिसर्च भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली थर्मल्स भी काफ़ी अच्छे चाहिए. तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो पैरामीटर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर को समझना जब वो लैपटॉप ले रहे हैं और उनके लिए क्या सूटेबल है. किसी के लिए 8 GB रैम भी सफिशिएंट हो सकता है अगर वो केवल लाइक एक अपनी सिंपल एप्लीकेशन रन कर रहा है, डे टू डे बेसिस पे बिलिंग सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, बिलिंग एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसका उतना ही काम है, तो उसके लिए वो काफ़ी होगा. आपके जैसे यूज़र के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि मिनिमम 32 GB रैम चाहिए. ओके, क्योंकि आप इतनी मल्टीटास्किंग कर रहे हो, इतने हैवी फाइल्स खोल रहे हो. ओके, जैसे कि आपको वो बेनिफिट मिले. एंड ऑफकोर्स इसमें ना हैंगिंग वगैरह में कभी कभी सॉफ्टवेयर का भी रोल होता है. तो अगर आप अपने सारे सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स में रखोगे तो फिर ये संभावना कम हो जाती है. गूगल सर्च में क्या हैंग हो गया यार? दैट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स ओपन, तो गूगल सर्च अटक जाती. जी, समझ गया. व्हिच आई डोंट वांट, आई विल टेल यू लेटर व्हाट आई मेंट. बता नहीं सकता ज़्यादा. करेक्ट, बट इट्स अ प्रॉब्लम. आई अंडरस्टैंड. And okay, which one do you think is the best laptop in the country or in the world? Asus
Of course, not a brand. So see, For a brand के अलावा मैं बोल रहा I'll tell you the best laptop is actually very very individual to a person. So let's say for me, I want the fastest laptop. Are you And generally longest battery. Are you generally acha battery also, and you want fastest also? See, today a good blend of speed, matlab fast speed and good battery life is, for example, our laptop ExpertBook P5, and not because I want to now specifically recommend, like just because for the sake of it we are sitting and talking. Reason भी बताता हूँ. Okay, उसका जो प्रोसेसर है वो 30 वॉट पे काम करता है. आपके जो स्टैंडर्ड लैपटॉप्स होते हैं ओके वो केवल मतलब स्टैंडर्ड बिजनेस लैपटॉप जो टिपिकली लाइक हेवी बैटरी लाइफ के लिए डिजाइंड है वो 15 वॉट पे काम करते हैं. तो एक तो आपको 30 वॉट का परफॉर्मेंस मिल रहा है. सेकेंड, उसके अंदर जो इंटेल ने इंटीग्रेटेड जीपीयू भी बनाया वो उसे आर्क 2 कहते हैं, लेट्स से आइरिस XE2 कहते हैं. तो वो जीपीयू भी जो इंटीग्रेटेड है वो भी बहुत पावरफुल है. तो उसमें लाइक जो आपका वीडियो रेंडरिंग या लेट्स से आपका वीडियो प्लेबैक है, जो भी ग्राफिक कार्ड रिलेटेड आपके जो यूसेज है उसको वो मैनेज कर लेगा अच्छे से. थर्ड, उसके अंदर एक न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है जो 47 टॉप्स पे काम करता है. तो एआई जो है उसका जो मेजरमेंट लैपटॉप पे जो आ रहा है, कंप्यूटिंग पे जो आ रहा है वो ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड और टॉप्स पे आ रहा है. तो उसके अंदर 47 टॉप्स का एनपीयू है और टोटल सिस्टम टॉप्स, अगर आप जीपीयू के टॉप्स ले लो 64 प्लस इसके 47 और सीपीयू के 5, तो 115 टॉप्स पे वो काम करता है. तो आप जैसे यूज़र के लिए जो एआई भी बहुत यूज़ करेगा, बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एनालिटिक्स चाहिए जिस तरीके का आप काम कर रहे हो उसके लिए, तो वो भी आपको वहाँ पर भी सपोर्ट करेगा. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता उसकी जो उसकी बैटरी लाइफ है, एक तो उसके अंदर 63 वॉट की 3 सेल बैटरी है, प्लस उसकी जो बैटरी लाइफ है ये सारे टास्क करते हुए भी ओके वो करीबन ईजिली, मैं बोल रहा हूँ हेवी यूसेज के साथ भी 8-10 घंटे तो मिनिमम है एक चार्ज पे, और जो क्लेम लाइफ है वो तो 20 घंटे है. तो रैम उसका 32 GB LPDDR5X रैम है, जिसकी जो स्पीड है वो है 8533 मेगाहर्ट्ज. ओके, तो मैं बोल रहा था आपको DDR5 रैम की स्पीड सबसे बेस्ट 5600 है, ये 8533 है, तो करीबन 50% बेटर अप्रॉक्सीमेट. ये सब सुन के ना मुझे स्पेक फटीग हो गया. राइट लेकिन इतने स्पेसिफिकेशंस आपने बता दिए. राइट, माय ब्रेन इज नॉट एबल टू प्रोसेस, क्योंकि मैं एक टेकी नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ. एंड मुझे एक बेसिक कस्टमर जैसे बेसिक चीज़ समझनी है. तो टेल मी टॉप 3 फीचर्स जो मुझे देखने चाहिए बिफोर बाइंग अ लैपटॉप एज अ प्रोफेशनल और एज अ बिजनेस ओनर. सी, एज अ बिजनेस ओनर ना आपके लिए नंबर 1 आपको देखना चाहिए कि जो मैं लैपटॉप ले रहा हूँ वो ड्यूरेबल है कि नहीं है. ठीक है. ओके, लाइट वेट और ड्यूरेबल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ड्यूरेबिलिटी के अंदर आप क्या करोगे, क्या टेस्ट करोगे अल्टीमेटली, राइट? सबसे पहले कहाँ पर फेलियर आता है? आप कीबोर्ड बहुत यूज़ कर रहे हो, करेक्ट, पूरा दिन आप टाइपिंग कर रहे हो, तो वो कीबोर्ड ड्यूरेबल है कि नहीं. अल्टीमेटली जनरली कंपनी ये सब इन्फॉर्मेशन डालती नहीं है, तो जो डालती है वो बेटर है, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने जो नई रेंज है हमारी ASUS ExpertBook उसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो कीबोर्ड है वो एक की 1 करोड़ टाइम्स की प्रेस के लिए टेस्टेड है, 1 करोड़ टाइम्स. ओके, सेकेंड थिंग आप क्या करोगे, आप लैपटॉप खोलोगे बंद करोगे, खोलोगे बंद करोगे, करेक्ट. कितने बार करते होंगे आप दिन में? 25 बार, 15 बार मिनिमम. 15 बार? हाँ, और क्या, मैं तो खोलता हूँ बंद कर देता हूँ, खोलता हूँ बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा पॉकेट्स में है ना. करेक्ट. और आप कितने दिन साल में काम करते हो? बहुत दिन, ऑलमोस्ट एवरी डे. बट लैपटॉप के साथ काम मैं भी मान लो 3 दिन होता होगा हफ्ते में, ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, तो 50-52 हफ्ते साल में होते हैं, तो आप बेसिकली 3 दिन यूज़ करते हो, आप लेट्स से 20 बार ओपन क्लोज करते हो, तो हफ्ते में 60 बार हो गए. और अगर मेरी मैथ करेक्ट है तो करीबन आप 3000 बार साल में लैपटॉप ओपन क्लोज करते हो, करेक्ट, 52 हफ्ते, तो 3000 बार हो गया. तो जो हमारे ये जो एक्सपर्ट सीरीज के लैपटॉप्स है ना, वो एक लैपटॉप का जो हिंज ओपनिंग और क्लोज टेस्ट है ना, वो 50,000 बार है एक लैपटॉप का. इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट कर लो आपके यूसेज के हिसाब से, वो करीबन 16 साल से 20 साल के यूसेज के लिए टेस्टेड है. तो हिंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. थर्ड है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आज आप फ्लाइट में भी ट्रैवल करो या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करो, हमेशा रिस्क होता है कि आपके लैपटॉप के ऊपर लोड आएगा. फ्लाइट में आप अपनी बैग भी डाल रहे हो, उसके ऊपर आके 2 लोग और बैग डाल देंगे, कोई अपनी भारी बैग लाके डाल देगा आपके लैपटॉप बैग के ऊपर. सबसे बड़ा रिस्क हो, ऐसे डालते ही नहीं ऊपर लैपटॉप, हाथ में निकाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वो डर लगता है कोई मेरी स्क्रीन फूट जाएगा, मेरा लैपटॉप अप डाउन हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो उसके लिए जो पैनल प्रेशर टेस्ट होता है लैपटॉप का, वो मैटर करता है. तो अभी जैसे हमारा लैपटॉप है, उसके अंदर 25 से 30 किलो तक
पैनल प्रेशर टेस्टेड है। तो उसमें ये जो सारे प्रेशर्स है, लाइक कोई आपके लैपटॉप के ऊपर बैग डाल दे, उसको पुश कर दे, ट्रेन में कोई धक्का दे दे पीछे से, वो पूरी तरह से टेस्टेड है जैसे आपका डिस्प्ले ना टूटे। एंड अगेन दूसरा रिस्क आपके कीबोर्ड को ये भी है कि आप काम करते करते कभी आपने चाय गिरा दिया, पानी गिरा दिया, तो आपका कीबोर्ड नहीं खराब होना चाहिए, तो उस पर स्पिल रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने पोर्ट्स को बहुत यूज़ करते हो, सारा टाइम आप उसमें प्लग इन करते रहते हो, टाइप ए पोर्ट में आप अपना USB डालते हो, माउस डालते हो, कंटिन्यूसली कनेक्टर कर देते हो। करेक्ट। तो वो पोर्ट्स का टेस्टिंग क्या है? मतलब अल्टीमेटली ये जब चीज़ें खराब होगी, लाइक पोर्ट्स तो आपके मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो लैपटॉप के, तो अगर आपका पोर्ट किसी ने खराब कर दिया, तोड़ दिया, वो प्रेशर नहीं ले पाया, मदरबोर्ड टूट गया अंदर, तो आपके तो मदरबोर्ड का बिल तो सबसे ज़्यादा आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका पोर्ट वो प्रेशर नहीं ले पाएगा तो मदरबोर्ड तोड़ देगा अंदर। मदरबोर्ड टूटा तो भाई बहुत बड़ा बिल है, बिकॉज अल्टीमेटली तो वही लंबा खर्चा है। तो हमारे जो लैपटॉप्स है उसके अंदर अगर आप देखोगे मदरबोर्ड के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर एक ब्रेसिंग है, लाइक प्रॉपर स्टील की, जो पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करती है कि अगर उस पर प्रेशर आएगा तो मदरबोर्ड के ऊपर प्रेशर ना। सेकेंड, उसका जो पुल प्रेशर है उसमें 9 kgs का पुल प्रेशर है, और हम ये सब टेस्ट करेंगे सर आपके साथ अभी। तो ड्यूरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटरी, क्योंकि आप ट्रैवल करते हो तो आपको बैटरी चाहिए, राइट? जैसे आपने राइटली बोला आपकी रिक्वायरमेंट है, तो एक तो बैटरी कैपेसिटी उस बजट में सबसे बेस्ट मिल रही है, 50 वाट आवर, 40 वाट आवर, जो भी आप इजीली कंपेयर कर सकते हो साइड पे। तो बैटरी, लाइक अगर आप गाड़ी लेते हो तो भी आप कैपेसिटी फ्यूल तो देखते ही हो, तो बैटरी तो देखना ही चाहिए। जितनी कैपेसिटी बैटरी की, और मिनिमम आइडली 3 सेल की बैटरी लेना चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन है ठीक है, बट एटलीस्ट कैपेसिटी तो देखो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी, लाइक जो नई टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं वो है चार्जिंग केबिलिटी। एक तो हमारा चार्जिंग टाइप सी है। सेकेंड, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या आप अपने लैपटॉप को एक मोबाइल चार्जर, मोबाइल पावर बैंक, एयरक्राफ्ट चार्जर, गाड़ी के चार्जर से चार्ज कर सकते हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, मेरे को नहीं पता। और अगर ये हो सकता तो बेस्ट। क्यों बेस्ट? क्योंकि फिर मुझे डिवाइसेस अलग अलग कैरी नहीं करनी ना, और लैपटॉप में कहीं भी चार्ज कर सकता हूँ मेरे पावर बैंक से। ईजी हो जाएगा मेरे लिए। एग्जैक्टली। तो मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो पूरी नई सीरीज़ है Asus ExpertBook P सीरीज़, ये आपके मोबाइल पावर बैंक, आपके मोबाइल चार्जर, कार चार्जर, एयरक्राफ्ट चार्जर, इन सारे चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हो। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो बहुत कॉमन है लैपटॉप में, अगर कुछ भी खराबी होती है तो क्या सर्विस सेंटर भेजना चाहिए कंपनी के, कि लोकल वेंडर से करा देना चाहिए? सही। सी, अगर आपका लैपटॉप वारंटी के अंदर है तो डेफिनेटली किसी लोकल वेंडर के पास प्लीज मत जाइए। ओके, सी देखिए, जब हम लाइक इसके लिए मैं कह रहा हूँ लाइक जब आप किसी चीज़ के लिए पर्पस डिज़ाइन लेते हैं, तो जब हम केवल लैपटॉप ही नहीं, हम सर्विस भी पर्पस डिज़ाइन करते हैं बिजनेस के लिए। वन बिग प्रॉब्लम यस इज 1 साल बाद लैपटॉप स्लो हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फैंटास्टिक पॉइंट। मे बी उसके कई कारण हो, मे बी आपका रैम एडिक्वेट ना हो, आपने नई एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, उस एप्लीकेशन की रैम रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। जनरली Asus लैपटॉप स्लो नहीं होते। अगेन थर्मल्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके थर्मल्स अच्छे ना होंगे तो फिर अल्टीमेटली आपका प्रोसेसर लाइक उसके अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडियन कंडीशंस में डस्ट जाता है अंदर, वो डस्ट गया अंदर, वो डस्ट ने जाके आपके फ़ैन को कवर कर दिया डस्ट के साथ, आपके हीट वेंट्स को कवर कर दिया डस्ट के साथ। तो उसके वजह से क्या होगा, डस्ट बिल्डअप होगा, फिर उसका जो थर्मल एफिशिएंसी है थर्मल्स का कम हो जाएगा, आपका प्रोसेसर जल्दी थ्रॉटल होना शुरू हो जाएगा और लैपटॉप आपका स्लो होना शुरू होगा। इसीलिए सारे रेंज के अंदर हमने डस्ट फिल्टर भी बिल्ड किया, क्योंकि इंडियन कंडीशन में डस्ट जाने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे लैपटॉप्स के अंदर बैक कवर पे एक तो वेंट भरा है जिसके थ्रू अंदर एयर फ्लो आराम से हो सकता है, एंड सेकंड इसके अंदर डस्ट प्रोटेक्शन है, डस्ट फिल्टर है जो डस्ट को फिल्टर आउट कर लेता है, और फिर वो आपके थर्मल्स को क्लॉग नहीं करता, तो आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली अच्छा चलता रहता है। बट इंटरनली सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी तो ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है लेकिन वो फिक्स हो सकते हैं, वो फिक्स हो सकते हैं। कैसे? लाइक जनरली इंटेंशनली नहीं होने चाहिए, तो एटलीस्ट हमारे तरफ से नहीं है, मैं आपको श्योर करना चाहूँगा। सी, सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, बैटरी की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी की थोड़ी बात करते हैं। सिक्योरिटी में क्या है ना कि 3 लेयर होते हैं हमारे डिवाइस के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर। एक तो आपका हार्डवेयर है, सेकंड है आपका बायोस,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो जनरली लोग देखते नहीं है, हम केवल विंडोज से या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे लैपटॉप का है उससे इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग फेज है लैपटॉप का वो बायोस मैनेज करता है। जो इंटरफेस है बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर आपका बायोस मैनेज करता है। ठीक है। तो जब हमें आपके डेटा को सिक्योर रखना है तब हमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, हमें आपके बायोस को प्रोटेक्ट करना है और हमें आपके हार्डवेयर ऐसे बिल्ड करना है जो आपके ओवरऑल सिस्टम को ज़्यादा प्रोटेक्शन दे। तो अगर आप रेगुलर लैपटॉप्स लेते हो तो उसमें एक चिप होती है, ओके, जिसे कहते हैं हम डिस्क्रीट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल चिप। सॉरी ये थोड़ा टेक्निकल है, बट ये चिप टेक्निकल है। हाँ, ये चिप क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। ये चिप बेसिकली आपके पासवर्ड्स, आपके आइडेंटिटीज और आपके जो एनक्रिप्शन कीज है उसको अलग से आपके प्रोसेसर और आपके रेस्ट ऑफ द सिस्टम से अलग से स्टोर करती है और सारे ऑथेंटिकेशन से चिप मैनेज करती है। मतलब ये एक तरीके का एक सेपरेट हार्डवेयर की है जो नहीं है तो बाकी कुछ बाकी सारी चीज़ें नहीं चलेगी। तो ये जो चिप होती है अलग से हार्डवेयर चिप होती है जो ज़्यादा सिक्योर होती है, जो बिजनेस लैपटॉप्स में होती है, जो आपको नॉर्मल लैपटॉप्स में नहीं मिलता। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है हमने और एडवांसमेंट के लिए बायोस को भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड बना दिया, उसमें बड़ा पासवर्ड डाल दिया, 8 डिजिट का पासवर्ड जो क्रैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो। फिर एक नई टेक्नोलॉजी डाली है जिसे कहते हैं मतलब जो सिर्फ बिजनेस लैपटॉप्स में आती है लेकिन हमने इनमें बिल्ड की है, जो है सेल्फ हीलिंग बायोस, जो टिपिकली हायर एंड एंटरप्राइजेस लेते हैं। ओके। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बायोस लेवल को प्रोटेक्ट करती है। प्लस हमने ऑफकोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी के लिए भी विंडोज डिफेंडर के अलावा एक McAfee का प्रीमियम वर्जन 1 साल के लिए फ्री दे दिया जो करीबन 3,900 रुपये कॉस्ट करता है। तो हर प्रकार से हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपके हार्डवेयर को, आपके बायोस को, तीनों को एडिशनल प्रोटेक्शन देते हैं सिक्योरिटी के लिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, आपका क्या परसेप्शन है कि अगर आपने लैपटॉप के अंदर पासवर्ड डाला तो मैं आपका डेटा रीड कर सकता हूँ कि नहीं रीड कर सकता हूँ? नहीं। ओके, लेट्स से अगर आपका लैपटॉप गुम गया तो अगर वो पासवर्ड क्रैक कर लिया तो देन यू विल बी एबल टू डू। तो ये एक सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि अगर आपने भले विंडोज़ का पासवर्ड डाला हुआ है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे आपकी ड्राइव निकालनी है आपके लैपटॉप से और एक ड्राइव रीडर में डालनी है या एक दूसरे लैपटॉप में डालनी है, और जो डेटा आपने कुछ स्पेसिफिक विंडोज़ के फोल्डर्स में नहीं डाला है, मैं आपकी सारी डेटा को एज ईजी एज पेन ड्राइव रीड कर सकता हूँ। एज ईजी एज अ पेन ड्राइव सारा डेटा मैं रीड कर सकता हूँ। तो अगर आपको अपने डेटा को प्रॉपर्ली सिक्योर करना है कि कोई और रीड नहीं कर पाए तो आपको उसे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव करना चाहिए। अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज अराउंड कि वेबकैम यूज नहीं करना चाहिए, वेबकैम के ऊपर बैंडेड लगा देनी चाहिए, कुछ कर देना चाहिए। हैव यू सीन स्नोडेन? यू सीन स्नोडेन? आई एम नॉट सीन द मूवी बट आई नो अबाउट स्नोडेन वेरी वेल। तो इस मूवी में वो यही बताता है कि बहुत सारी एजेंसीज हैं और कंपनीज हैं जो देख सकती है वेबकैम को एक्सेस कर सकती है। इज दैट ट्रू? तो इसीलिए सारे रेंज के अंदर, हमारे रेंज के अंदर हर एक कैमरा के ऊपर कैमरा शटर है जिसे आप हमेशा बंद करके रख सकते हैं। सिर्फ जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करें जहाँ पर आपको कैमरा ऑन करनी है, जैसे कोई टीम्स कॉल हो गया या जूम कॉल हो गया, जो भी आप कर रहे हैं तो आप उस समय उस कैमरा शटर को ओपन कर सकते हैं। तो ये भी जो सिक्योरिटी रिस्क है कैमरा शटर के थ्रू 100% बिल्ट इन है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। नाइस। फ्लिपकार्ट कैसे चेंज किया, क्या है उसकी स्टोरी? देखिए, जो फ्लिपकार्ट एज अ प्लेटफॉर्म था, इट वॉज mainly designed or let's say focused for selling to regular consumers. So what we did is we told Flipkart, we want to create a complete worry-free business experience. We want to make things completely built for worry-free, whether it is product, service, and even the buying experience. So Flipkart being a strategic partner, they said, yes, we would want to partner. They saw the need in the market for this. And we made some platform level changes. Now, these are very difficult to do on a very large platform like Flipkart, but Flipkart being committed to this cause, okay, agreed to this. तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले हमने जो हमारे सर्विस पैक्स है वो Flipkart के बाइंग पेज पे इंटीग्रेट कर दिए, और वो भी ASUS के सर्विस पैक्स। तो अगर आप आज के डेट पे कोई लैपटॉप लेने जाते हो तो आपको मे बी थर्ड पार्टी सर्विस पैक से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलता है, मगर ये जो एक्सपर्ट सीरीज है इसके साथ जब आप लेने जाओगे तो आप उस समय सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे, जैसे अगर आप जैसे यूज़र आप कहते हो कि मुझे सिर्फ 1 साल ज़्यादा वारंटी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स को मे बी 3 साल तक तो मिनिमम लैपटॉप यूज़ करना है, तो वो 2 साल वारंटी एक्सटेंशन पैक, 2 साल एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन पैक वो साथ में उसी समय लैपटॉप के साथ ले सकते हैं, और फिर हम उसे एक्टिवेट करेंगे। तो उनके लिए कंप्लीट पीस ऑफ माइंड है वो खरीदने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि
ये जो सीरीज़ है इस पे आपको GST बिल मिलता है, आप इसके बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर। हमने डायरेक्ट कंपनी से रादर देन योर पर्सनल अकाउंट। प्लस आप इस 7 यूनिट्स तक 7 यूनिट तक आप डायरेक्टली लैपटॉप का ऑर्डरिंग कर सकते हो। अगर आपको 7 से ज़्यादा यूनिट चाहिए तो आप उधर एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो जहाँ पर आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी डेटा डाल सकते हो, और उसके बाद कोई आपको फ्लिपकार्ट और ईशू से कांटेक्ट करेगा और आपके रिक्वायरमेंट को कस्टम बेसिस पे भी आगे लेके जाएगा। नाइस। तो वो भी हमने कैपेबिलिटी फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट के साथ इंटीग्रेट करी है। प्लस अगर आपको लैपटॉप के बारे में जानना है जब आप खरीद रहे हो तो आप एक वीडियो कॉल इनिशिएट कर सकते हो और एक सेल्स कंसल्टेंट आपके सामने लाइव वीडियो कॉल पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स के साथ, और आपकी जो क्वेरीज है उसको वो वहीं के वहीं रिजॉल्व कर सकता है। जैसे कि जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको एक पूरा ऐसे वर्चुअल बाइंग एक्सपीरियंस मिले जैसे कि आप कोई शॉप पे प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो वो भी एक कैपेबिलिटी हमने फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐड करी है। प्लस फ्लिपकार्ट की जो मिनट्स डिलीवरी का सिस्टम है जहाँ पर आपको क्विक डिलीवरी मिल सकता है, हमने ये प्रोडक्ट को वहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो बहुत ही सोच समझ के हमने एंड टू एंड इंटीग्रेशन बनाया जहाँ पे एज अ बिजनेस यूजर आपको बाइंग का भी जो एक्सपीरियंस हो वो कंप्लीटली वरी फ्री मिले। और ये केवल शुरुआत है, इसके बाद हम और भी इनोवेशंस करते रहेंगे। ओके, हियर्स माय लास्ट क्वेश्चन। टेल मी, जो आपने बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन देखा हो वर्ल्ड में और जो वर्स्ट मार्केटिंग कैंपेन देखा जो एक कैंपेन मेरे दिमाग में है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा, एंड ये ब्रांड के लिए कुडोस टू दैट ब्रांड, आपको पता है सारेगामा का कारवा करके एक प्रोडक्ट है जो रेडियो है, ओके, जिसके अंदर उन्होंने अपने ईयर्स का जो उनके पास कंटेंट पड़ा था जिसको लोग मोनेटाइज नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उसमें पैकेज कर दिया, उसको रेडियो के फॉर्म में बना दिया और दैट बिकेम अ सुपर हिट, राइट? इट्स अ फैंटास्टिक एग्जांपल of great marketing and thought process, to kind of make that product successful. So that is one of the best campaigns, I would say. I think unfortunately the worst campaigns don't remain in our mind, So things that have not remained in our mind, those campaigns did not work that well. इसके लिए शायद वो नहीं रहे वहाँ पर. But still कोई campaign which you felt like क्या बोलना चाह रहे हैं ये? बहुत है ऐसे, but let's not. I would just not want to, get into that for that brand's purpose. But yes, there ऐसे बहुत है. Yes. Perfect. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me time. Yeah. And explaining me a lot of features. Help me out with all the things that you have said. Let's check. Actually है भी कि नहीं है? Durability test कराओ मुझे. Okay. So when we are actually जब हम किसी business के लिए लैपटॉप बिल्ड कर रहे हैं तो हम उसमें बहुत कुछ सोच रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप के अंदर परफॉर्मेंस की अगर बात आती है तो ठीक है, तो परफॉर्मेंस जो लैपटॉप का होता है वो 6 पैरामीटर्स से ड्राइव होता है। एक है उसका प्रोसेसर, सेकेंड है उसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जो प्रोसेसर के अंदर जनरली बिजनेस लैपटॉप्स के अंदर होता है, डिस्क्रीट भी होता है कुछ में, बट बहुत कम, ओके। देन इसका रैम, ओके, एंड उसका स्टोरेज, ओके, बिकॉज रैम की स्पीड, स्टोरेज की स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड, ये तीनों परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है, ओके। फिर आजकल एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ रहा है जो AI PCs में आ रहा है, वो है कि उसके अंदर जो NPU है वो कितना फास्ट है और उसकी क्या स्पीड है। तो AI PCs में NPU भी मैटर करता है। ये है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें आज के डेट पे फास्टेस्ट रैम चाहिए तो हमें DDR5, DDR5X रैम चाहिए। अगर हमें फास्टेस्ट SSD चाहिए, जो स्टोरेज चाहिए, तो वो Gen 4 NVMe SSD चाहिए, ओके। एंड प्रोसेसर्स में ऑब्वियसली अगर आप इंटेल या AMD के लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर लोगे और उसके अंदर आप i3, R3, R5, i5, i7 जैसे से आप ऊपर जाओगे आपको बेहतर फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें कभी कभी काफ़ी कॉमन लगती है कि सारे लैपटॉप्स के अंदर आती है, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो लोग अक्सर देखते ही नहीं है वो है कि इसके अंदर आपने किस प्रकार से थर्मल्स बिल्ड किए, ओके। बिकॉज आपका जो प्रोसेसर होता है ना वो एक लेट्स से ह्यूमन बीइंग की तरह है कि अगर मैं आपको लेट्स से भागने को कहूँ, अगर मैं आपको लेट्स से 6 किलोमीटर पे जॉगिंग करने को कहूँ तो आप मे बी आराम से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आपके फिटनेस लेवल पे आराम से कवर कर लोगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ राज की आप 15 किलोमीटर पे भागो, ओके, तो मे बी 100 मीटर्स तक आप भाग पाओगे 15 किलोमीटर पे। उसके बाद आप बोलोगे दिनेश आई नीड टू स्लो डाउन, क्योंकि आपका कोर टेम्परेचर ऊपर बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रोसेसर भी अगर उसका टेम्परेचर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली सिलिकॉन का है वो, तो वो डैमेज हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेसर के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं हम थर्मल थ्रॉटलिंग, ओके। तो वो क्या करता है कि अगर उसका टेम्परेचर एक सर्टेन रेंज के बाहर गया तो वो स्लो डाउन हो जाएगा।
थ्रॉटल करेगा, ओके, उससे आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा। तो आप जब हम बना रहे हैं अपना लैपटॉप, तो हम इस प्रकार से बना रहे हैं कि इसका कूलिंग का जो सिस्टम है बहुत ही एफिशिएंट हो, जैसे कि प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक गर्म ना हो और उसके वजह से आपको कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस मिले। तो अगर आप देखेंगे इसमें हमने क्या किया है वो अचीव करने के लिए, सबसे पहले तो हमने इसमें 8 mm का ये लंबा पाइप डाला है, ओके, और ये जो है यहाँ पर इसके नीचे प्रोसेसर है, तो ये हीट सिंक है यहाँ पर। तो ये क्या करता है कि ये हीट को, प्रोसेसर जब हीट हो रहा है तो उसको यहाँ से हीट को ट्रांसफ़र करता है लंबे पाइप के ऊपर। तो ज़्यादा सरफेस एरिया है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जल्दी कूल होगा। और फिर यहाँ पर ये फ़ैन है, और अगर आप इसके अंदर देखेंगे, राइट राज, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये हीट सिंक है, और हीट सिंक के अंदर भी बहुत सारे फिन्स है, ओके। तो टोटल कूलिंग सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है ये फिन्स की वजह से, राइट। तो अब ये सिस्टम क्या करेगा, ये यहाँ से टोटल अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप ये पीछे का स्लैट्स देखेंगे यहाँ पर, तो ये अक्रॉस द बोर्ड स्लैट्स है, क्योंकि हमको चाहिए कि सबसे ज़्यादा एयर इनटेक करे, ओके। तो यहाँ पर पूरे स्लैट्स डाले गए। काफ़ी लैपटॉप्स के अंदर केवल मे बी लाइक इतना ही ओपन होगा, या इसका 3/4 ओपन होगा, कभी भी पूरा नहीं ओपन होगा। तो ये पूरा यहाँ से एयर इनटेक होगा, उसकी वजह से ये कूलिंग बहुत फास्ट होगा, और उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा। अनदर कूल थिंग इज़ कि क्योंकि इंडिया में अगेन हमें कूलिंग ज़्यादा चाहिए, काफ़ी लोग बिना एसी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन डस्ट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो स्लैट्स पीछे ओपन है सब में डस्ट फिल्टर डाला हुआ है, जैसे कि ये जो आपका सिस्टम है कूलिंग का, उसके अंदर डस्ट नहीं जाए अंदर, ओके। और अगर डस्ट जाएगी तो ये फ़ैन क्लॉग हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली आपकी कूलिंग एफिशिएंसी गिर जाएगी, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्सपांडेबिलिटी। अभी आप जब लैपटॉप लेते हो तो लेट्स से अगर आपने केवल 16 GB रैम लिया, कल आपको 32 GB चाहिए, आपने 8 GB लिया, आपको कल 16 GB चाहिए, तो आपको एडिशनल रैम डालना होता है। अभी इसके अंदर हमने 2 डिम स्लॉट बिल्ड किए, मतलब अगर आपको जब भी रैम डालना है आप केवल इसको यहाँ से पुल कीजिए, लाइक ये सपोज रैम नहीं था, ये केवल 16 GB का रैम है, अब मुझे 32 GB डालना है, तो मैंने और 16 GB खरीद लिया या और 8 GB ले लिया, अगर 8 GB का रैम है इसमें डाल दिया, यहाँ पे क्लिप किया, ये प्रोडक्ट के साथ ये रैम एक्सपांड हो गया। मुझे एक और SSD अगर स्टोरेज एक्सपांड करना है, यहाँ पर ऑलरेडी एक है, यहाँ पे एक और स्लॉट दिया है, मैंने दूसरी SSD डाल दी, ओरिजिनल SSD का वारंटी नहीं गया, मैंने यहाँ पर दूसरी SSD डाल दी और मेरा स्टोरेज एक्सपेंशन हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ये पोर्ट्स, ओके। ये जो पोर्ट्स है, ओके, आपके यूसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? सपोज अगर आपने इसमें कोई कॉर्ड डाला हुआ है, पेन ड्राइव डाला हुआ है, बाय मिस्टेक आपने उसके ऊपर फोर्स डाल दिया, ओके, तो ये पोर्ट यहाँ से प्रेशर कहाँ डालेगा, मदरबोर्ड पे डालेगा, बिकॉज ये पोर्ट्स जो लैपटॉप के होते हैं वो मदरबोर्ड के साथ सोल्डर्ड है, तो ये मदरबोर्ड को डैमेज कर सकते हैं। और सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट आपके लैपटॉप का आपका मदरबोर्ड है, ओके, बिकॉज प्रोसेसर भी उसी पर है। तो अगर आपका मदरबोर्ड डैमेज हो गया पोर्ट्स की वजह से जब आप यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपेंस आएगा सर्विस में काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसके लिए अक्रॉस द रेंज जो हमारी एक्सपर्ट बुक्स की है, इसमें हमने इसके ऊपर यहाँ पर आप देखोगे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या मेटल ब्रेसिंग डाला हुआ है। इसके 2 बेनिफिट्स, एक तो पोर्ट्स टोटल जिस वजह से ड्यूरेबल है, ये 9 kg तक का वेट उठा सकते हैं। सेकेंड, अगर इनके ऊपर कभी प्रेशर आ गया, ओके, तो ये प्रेशर ये सस्टेन करने में मदद करेगा, जिससे आपके मदरबोर्ड का डैमेज नहीं होगा, ओके। अगेन इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, स्पीकर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे नॉइस लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े स्पीकर्स है। आपको अगर कभी बैटरी रिप्लेस करनी है इस लैपटॉप की, तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे खोला ये कनेक्टर, खैर हमने इस पर्टिकुलर लाइक वीडियो के लिए खोला हुआ है, ये यहाँ से कनेक्टर खोलना है और ये बैटरी आसानी से निकल आएगी। तो आपके मदरबोर्ड के ऊपर जब आप बैटरी भी रिप्लेस करवा रहे हो कभी, उस पर भी प्रेशर नहीं आ रहा है। बाकी सारे लैपटॉप्स मैंने क्या देखा आमतौर पर कि ये जो बैटरी होती है वो स्क्रूड होती है, तो उस पर स्क्रूज होते हैं और ये मदरबोर्ड के साथ अटैचमेंट होता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज इज़ हायर। अगर किसी ने बराबर काम किया तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन प्रोबेबिलिटी हायर, हम वो प्रोबेबिलिटी कम कर लेते हैं। अब अगर आप बैटरी पे आते हैं तो इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप टच करेंगे 1 2 3 लाइक 3 सेल्स है इसके अंदर, लाइक ये पूरा पैकेज है बैटरी का, लेकिन इसके अंदर 3 सेल है। 3 सेल का एडवांटेज ये होता है कि लेट्स से आपकी एक तो बैटरी की कैपेसिटी है, तो जब आप नया प्रोडक्ट लेते हो तो आपकी बैटरी लेट्स से 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है डे 1 पे, लेकिन आपने देखा होगा चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, चाहे आप EV यूज़ करो या आप लैपटॉप का बैटरी यूज़ करो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ज डिस्चार्ज साइकिल में आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी रिटेंशन होती है वो कम होती जाती है। तो लेट्स से आज के डेट पे ये 50 Wh की बैटरी है,
2 साल के बाद ये 50 वॉट आवर पे नहीं रहेगी, 48 पे आ जाएगी, 46 पे आ जाएगी, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसको यूज़ कर रहे हो। तो जब हम ज़्यादा सेल्स बिल्ड करते हैं बैटरी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी लॉस होता है बैटरी का, वो 80% से 100% के चार्जिंग में होता है। बिकॉज समझ लीजिए मुंबई लोकल है, आपने ऑलरेडी भर दी है, उसके बाद आप उसको और भर रहे हो सुबह, तो जिस प्रकार का प्रेशर आपको ट्रेन में आता है, उसी प्रकार का प्रेशर बैटरी के ऊपर आ रहा है। जब वो 80% से 100% पे जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी लॉस होता है, हीट होता है जनरेशन बैटरी के अंदर, वो 80 to 100% चार्जिंग में होता है। तो अगर आप उसके सेल्स डिवाइड कर देते हो, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। तो इंस्टेड ऑफ 2 सेल्स, वो 80 to 100% भी आपने 3 में डिवाइड कर दिया, तो आपका जो कैपेसिटी लॉस होता है बैटरी का, वो मिनिमाइज हो जाता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो आपका कैपेसिटी रिटेंशन ज़्यादा होता है। ठीक है, मुझे फुल चार्ज नहीं करना चाहिए लैपटॉप? आइडियली अगर आप सिर्फ ऑफिस में है, तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक बैटरी केयर फीचर है MyAS, उसमें आप उसको जाके बैटरी केयर ऑन कर दो, तो वो केवल 80% तक चार्ज करेगा। एंड क्यों करना चाहिए 80% तक? सारे लैपटॉप 80% तक ही करने चाहिए। अगर आप ऑफिस में बैठे हो, तो डेफिनेटली आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप, अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो और आपको इतनी बैटरी नहीं चाहिए, तो आप केवल 80% तक चार्ज करो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स 80% तक काफ़ी कैपेसिटी पे आ जाते हैं, और 80 to 100 आप उसको ओवर प्रेशर डाल रहे हो। ओके, तो 80 का छोड़ दूं मैं चार्ज? 80 पे आप चार्ज करना छोड़ दो। तो अगर आप ऑफिस में हो, तो आप उसको बैटरी केयर मोड पे यूज़ कीजिए, आपका लैपटॉप केवल 80% तक चार्ज होगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उसको 100% तक चार्ज करो, बिकॉज तभी आपको एक्चुअली बैटरी की जरूरत है। तो आप क्योंकि मिस्टेक क्या करते हैं, सब लोग सिर्फ चार्जर लगा के रखते हैं लैपटॉप के अंदर कंटिन्यूसली, तो वहाँ पर आपके चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स कंटिन्यूसली ऑन है, और फिर वो हमेशा 80% के ऊपर ही रहेगा बाय द वे। तो इट्स बेटर कि आप 80% तक चार्जिंग रख लो। आपकी बैटरी की जो लाइफ है, जो कैपेसिटी रिटेंशन है, आपको शायद कभी लाइफ टाइम में, मतलब एटलीस्ट 5 साल के यूसेज में बैटरी चेंज नहीं करना पड़ेगा लैपटॉप का, उस प्रकार से यूज़ कर। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट्स है। जब आप लैपटॉप ले रहे हो, तो अगर आप ये सब देख लोगे कि प्रोडक्ट के अंदर है कि नहीं है, तो देन यूल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो लेट्स एक्चुअली लाइक ट्राई पुटिंग द लिक्विड ऑल्सो ऑन द लैपटॉप। ओके, एंड नाउ यू कैन सी आई poured क्वाइट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड। ओके, जैसे स्पिल होगा। ओके, सो लेट्स काइंड ऑफ क्लीन इट, एंड यू कैन ट्राई यूजिंग द लैपटॉप। या, थैंक यू। Yeah, Raj. ठीक है, सब चल कीबोर्ड विल फंक्शन। हाँ, सब चल, Nothing will happen. ये भी चल रहा है, कर्सर भी चल रहा है और कीबोर्ड भी चल रहा है, दोनों Yes, चल रहा है, ट्रैक पैड yes. भी चल रहा है। Yes. All right, well, perfect, thank you so much. ASIC laptop, the one which is made of Elastic you can hold it like this on the laptops from this edge. Forget the other part. Okay, this area nahi toke. Okay, so that's how you can hold the laptop also. It can still withstand the pressure. Of course, there's some flex on this side, but this side too there is just no flex. Even if I keep it, just no flex at all. Okay. But that's more fragile ना, इस साइड से पकड़ना more fragile। हाँ, तो ये साइड से पकड़ना सबसे ज़्यादा difficult है, like for any laptop. So let's say we plug in the RJ particular port here. Okay. Yeah. Now lift the laptop with the weight. First of all, check the weight. Proper 8 kgs. Heavy. Very heavy। हाँ, Very heavy. Lift it with the laptop. Yeah. 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 So that's the kind of pressure that the port can actually take. So each of the ports of the laptop is designed to take 9 kgs of pressure. Yeah, stand on the laptop. Okay. That's when he's standing on the laptop. Now what will happen? Display will go. हाँ, obviously। Start. But कुछ हुआ ही नहीं, कुछ आवाज नहीं आई। Can you keep the display started also? Okay. The display. You can turn it on. This is the P1. This is now, see, it's working absolutely fine. You stood on the laptop, bro. Now this is all metal. So this was lowest weight capacity. This is 25 kg. This is 28. Next one is even 30. So we made you stand on the one entry level. lowest.
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.